स्टार्टिंग में हम एक लड़के को दिखते हैं जिससे कोई कहता है, क्या तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। लड़का कहता है, तुम्हें लगता है जो इंसान गॉड को मानता हो वो तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आएगा? वो आवाज फिर से उससे कहती है, मैं ये सवाल तुमसे फिर पूछता हूँ, क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो? जिस पे वो लड़का हाँ करता है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। जिसके बाद हम एक अमीरों वाले घर को दिखते हैं जिसके अंदर वही लड़का सो रहा था जिसका नाम सियल फैंटम हाइव है। उसका सेबेस्टियन नाम का बटलर उसे जगाता है और उसे नाश्ता कराकर तैयार करने लगता है क्योंकि आज सियाल से मिलने कुछ मेहमान आने वाले हैं। अब सेबेस्टियन को मेहमानों के लिए बहुत ही तैयारी करनी थी तो वो वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर सियाल पीछे से उस पर डांट फेंकता है लेकिन सेबेस्टियन उसे आसानी से पकड़ लेता है और मुस्कुराकर कहता है, माय लॉर्ड ये गेम हम बाद में खेलेंगे। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। सियाल से हमें मालूम पड़ता है कि उसका बटलर सेबेस्टियन बहुत ही होशियार है। उसके बाद हम सियाल के और सर्वेंट्स को दिखते हैं जो कि उसी के घर में अलग अलग काम करते हैं और इस बंदी का नाम बागड्रॉय है और इस लड़की का नाम मेरेन और इसका नाम फीनी। तो अब से हम इसे फीनी की टीम बुलाएंगे। तभी वहाँ सेबेस्टियन आता है और उन तीनों को डांटने लगता है क्योंकि अभी तक उन तीनों ने अपने काम नहीं किए। मेहमान आने वाले हैं लेकिन अभी तक इन तीनों ने काम नहीं किया। तुम तीनों जल्दी से काम पर लगो। जिससे वो सब डरकर अपने काम पर लग जाते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद सियाल अपने रूम में जाने लगता है और अजीब तरह से अपने घर में लगी हुई एक पेंटिंग को दिखता है और यहाँ हम सेबेस्टियन को दिखते हैं जो कि बहुत ही अच्छे से अपने काम कर रहा था। पर तभी सियाल की बेल बजती है तो वो उसके पास जाने लगता है। इसी बीच फीनी की टीम डिसाइड करते हैं कि वो सब अकेले मिलकर सारा काम करेंगे जिससे मास्टर सियाल सेबेस्टियन की तारीफ छोड़ हमारी तारीफ करेंगे। जिससे मास्टर सियाल सेबेस्टियन को निकाल देंगे जिससे पूरे घर में उनका राज होगा और उन्हें कोई परेशान करने वाला भी नहीं होगा। और यहाँ सेबेस्टियन सियल के पास आया था जहाँ सियल उसे ऑर्डर देता है कि जो बाहर पेंटिंग लगी हुई है उसे हटवा दो, मैं कुछ भी करा सकता हूँ क्योंकि ये घर मेरा है। और सेबेस्टियन भी इसके लिए हाँ कर देता है और सियल उसे वहाँ से जाने को कहता है क्योंकि अब जल्दी उनके मेहमान आने वाले हैं। पर सेबेस्टियन दिखता है कि हिमी की टीम ने उसका पूरा काम खराब कर दिया है। उन्होंने खाने और गार्डन की पूरी ऐसी की तैसी कर दी है और इस वजह से उनकी फट जाती है क्योंकि सेबेस्टियन उन्हें जान से मारने वाला था। पर सेबेस्टियन सोचता है हमारे मेहमान 6 बजे आने वाले हैं और उनके आने में यहाँ 2 घंटे बचे हैं और उन लोगों से कहता है तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो, वैसा ही करना जैसा मैं कहूँ। और फिर कुछ समय बाद यहाँ सियल के मेहमान आ जाते हैं। सेबेस्टियन उनका वेलकम करता है और उनका मेहमान यहाँ के गार्डन को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही सुंदर था और ये सारा कमाल सेबेस्टियन का है। उसके बाद उनका मेहमान सियल के पास जाने लगता है तो सेबेस्टियन फीनी की टीम को काम पे लगने को कहता है। और अगले सीन में हम सियल और उसके मेहमान को दिखते हैं जहाँ वो दोनों एक गेम खेल रहे थे। वो बंदा सियल से कहता है हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़ रही है और स्टाफ की संख्या भी ज्यादा बढ़ रही है, हमें कंपनी को आगे बढ़ाना चाहिए। पर सियल उसकी बातों को इग्नोर कर उसे बस ये गेम खेलने को कहता है। पर वो बंदा अपनी बातों को फिर से कंटिन्यू कर देता है, मास्टर सियल क्या आप मेरी मदद करोगे? क्या आप कुछ 12 लाख पैसे देकर मेरी मदद करोगे? मुझे यकीन है कि ये एक फायदेमंद सौदा होगा मेरे और आपके बीच। पर सियल उसकी बातों को इग्नोर कर उसे गेम को पूरा करने को कहता है। और थोड़ी देर गेम खेलने के बाद ये बंदा सियल से बहुत ही बुरी तरीके से हार जाता है, वो भी इस गेम में जलकर। दूसरी तरफ सेबेस्टियन ने हिमी की टीम को काम पे लगाया हुआ था पर तभी मेरिन कुछ बॉक्सेस को गिरा देती है। पर सेबेस्टियन अपनी बटलर की स्किल को दिखाते हुए बॉक्स और मेरिन को पकड़ लेता है और सेबेस्टियन के इतना करीब होने की वजह से मेरिन शर्मा जाती है और वो उन सब से कहता है चलो आज तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, बस अब मेहमान के आगे अच्छे से पेश आना। अब अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ सियाल और उसका मेहमान डिनर पे होते हैं और उसका मेहमान आज की डिश को देखकर शौक हो जाता है क्योंकि उसने इस तरह की डिश कभी नहीं देखी। और हम दिखते हैं ये सब हिमी की टीम पीछे से छिपकर देख रही थी। तभी मेरिन मेहमान के लिए वाइन लाती है पर मेरिन ने पता नहीं कौन से सस्ते नशे किए हुए थे क्योंकि मेहमान को वाइन देते समय वो वाइन को टेबल पर ही गिरा देती है जो देखकर सब लोग सोचते हैं अरे भाई क्या कर दिया इसने, मेहमान के सामने बेइज्जती कराई ये तो। पर तभी सेबेस्टियन स्टाइल में टेबल के कपड़े को हटा देता है और टेबल की एक भी चीज नहीं गिरती जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जो देखकर उसका मेहमान सेबेस्टियन की तारीफ करता है कि तुम्हारा बटलर काफी होशियार है। सियाल कहता है इसमें कुछ भी खास नहीं, ये बस वो करता है जो मैं चाहता हूँ। जिस पर सेबेस्टियन भी हाँ कहता है। अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ ये दोनों वही गेम खेलते हैं और वो बंदा अपनी कंपनी की बातों को फिर से स्टार्ट कर देता है पर सियाल उसकी बातों को फिर से इग्नोर करके कहता है कि तुम्हें बस गेम खेलना चाहिए, तुम्हें पता है ना बच्चों को गेम खेलना कितना ज्यादा पसंद है। तो मेहमान कहता है बात तो सही है पर गेम खेलने से पहले क्या मैं आपका टेलीफोन यूज कर सकता हूँ? जिसके बाद वो फोन पे बात करने के लिए जाने लगता है। इसी बीच चाय लेकर सेबेस्टियन उसके रूम में आता है जहाँ सियाल उससे कहता है चलो उसे हमारी मेहमान नवाजी दिखाने का समय आ गया है। जैसा आप कहीं माय
लॉर्ड। और इधर हम उसके मेहमान को दिखते हैं जो कि किसी से फोन पे बात कर रहा था और हमें पता चलता है कि ये बंदा एक फ्रॉड है जो कि बस यहाँ इसलिए आया है जिससे वो सियाल की प्रॉपर्टी हड़प सके। उसे लग रहा था कि ये तो एक बच्चा है तो ये आसान होगा, पर अब उसे पता चल गया है कि ये इतना भी आसान नहीं होगा। पर तभी बात करते करते उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा था। वो जब पीछे दिखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। उसके बाद वो जब सियाल के रूम में जा रहा था तो कोई उसे आवाज लगाकर रुकने को कहता है, जो सुनकर वो डर जाता है। और जब वो पीछे दिखता है तो उस पेंटिंग में एक चेहरा था, पर कुछ देर बाद वो गायब हो जाता है। तो उसे लगता है कि ये उसका वहम होगा। पर जब वो आगे जा रहा था उसके आगे कोई आ जाता है जिसका वही चेहरा था जो उसने थोड़ी देर पहले देखा था। वो उसे देखकर डर जाता है और चिल्लाकर वहाँ से भागने लगता है। पेंटिंग उतारते समय हिमी को भी उसकी आवाज सुनाई देती है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है। और यहाँ भागते भागते उनका मेहमान सीढ़ियों पे से गिर जाता है और जब मेरिन उसे देखती है तो उसकी एक टांग टूट गई थी। और तभी हिमी वहाँ उस पेंटिंग को लेकर आ जाता है जिससे उनके मेहमान को दोबारा वही गोश्त दिखता है, जिससे डरकर वो रेंगते हुए वहाँ से जाने लगता है। और तभी उसके सामने सेबेस्टियन आ जाता है जो देखकर उसकी और फट जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सबके पीछे वही है। वो वहाँ से रेंगते रेंगते एक रूम में आ जाता है और खुद को छिपाने के लिए कोवन में चला जाता है। और तभी वहाँ सेबेस्टियन आता है और उससे कहता है, सर क्या आपको इंतजार नहीं होता? आपको सोचना चाहिए था कि आप ओवन में घुस गए हैं। और ये सुनकर वो डर जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये एक ओवन है। जिसके बाद सेबेस्टियन उस ओवन को चालू कर देता है और अपने मेहमान को जिंदा जला देता है, बिल्कुल उसी गेम की तरह। और वो चिल्लाने लगता है जिसकी आवाज को सब सुनते हैं। तभी सेबेस्टियन सबसे कहता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये कोई भेड़िया होगा। और उसकी चीखें सुनकर सियाल कहता है, कितनी गंदी चीख है सुअर की तरह। वो कह रहा था कि उसे मुझसे पैसे चाहिए, एक बार अपना तुम कुछ खो देते हो तो वो दोबारा वापस नहीं मिलता। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हिमी की टीम इस घर की मरम्मत करने में लगी हुई थी। पर मरम्मत करते समय वहाँ एक चूहा आ जाता है जिसे देखकर वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। और इधर हम दिखते हैं जहाँ सियाल के कुछ और मेहमान आए हुए थे तो सेबेस्टियन उनकी मेहमान नवाजी कर रहा था। और सेबेस्टियन को इतनी अच्छे से काम करता देख एक बटलर शौक हो जाता है और ये इसी बटलर की मालकिन है। वो उससे कहती है, तुम्हें सेबेस्टियन से कुछ सीखना चाहिए। और सेबेस्टियन की तारीफ करते हुए कहती है, सेबेस्टियन तुम तो एक बहुत ही कमाल के बटलर हो, क्या तुम मेरे घर में चलकर मेरे बेड पर मैडम रेड बस कीजिए। तो वो इस सब के लिए माफी मांगने लगती है। जिसके बाद सियाल बताता है कि एक बंदा था जो ड्रग को सप्लाई कर रहा था, पर रानी के कहने पर सियाल ने उसका धंधा बंद करा दिया जिससे वो अब ड्रग डील नहीं कर पाएगा। पर थोड़ी देर बाद यहाँ बहुत ही शोर मचने लगता है जिससे सियाल परेशान होकर अपने रूम में जाने लगता है। और यहाँ हिमी की टीम अभी भी उस चूहे के पीछे पड़े हुए थे। और तभी सेबेस्टियन वहाँ आकर एक ही झटके में उस चूहे को पकड़ लेता है और उन सबसे ये सब छोड़ काम पे लगने को कहता है। और यहाँ सियाल को अपने रूम में आकर शांति मिलती है। वो इस मेहमान नवाजी से परेशान हो गया है। पर तभी कोई उसका मुंह बंद कर लेता है। जिसके बाद वहाँ लंच लेकर सेबेस्टियन आता है और इतनी देर सियाल के डोर ना खुलने पर वो खुद ही डोर को खोल देता है। और वो दिखता है कि सियाल के रूम की हालत बहुत ही खराब है। तभी हम उस बंदे को दिखते हैं जिसने कि सियाल को किडनैप किया है। वो उससे कहता है, रानी के वफादार कुत्ते, जो भी रानी का विरोध करता है तू उसे जान से मार देता है। अब तक तूने कितनों को मारा? सियाल फैंटम 5। और ये बंदा वही है जिसका रानी के कहने पर सियाल ने इसका ड्रग का धंधा बंद करा दिया और अब ये सियाल से बदला लेना चाहता है। पर वो सियाल को ऑफर देता है कि अगर इस बिजनेस में वो उसके साथ मिल जाए तो हम दोनों बहुत ही पैसे कमा सकते हैं। पर सियाल इसके लिए साफ साफ मना कर देता है क्योंकि रानी को उस पर सबसे ज्यादा भरोसा है। जो सुनकर वो बंदा कहता है, क्या यार तुम तो रानी के कुत्ते हो, रानी बस तुम्हारा फायदा उठा रही है, हमें साथ मिल जाना चाहिए। तभी सियाल कहता है, मैंने अपने नौकर को आदेश दिया है कि अगर मैं उसे ना मिली तो वो मुझे ढूंढ के बचाए। वो बंदा कहता है, नौकर? जिससे उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो गन पॉइंट कर उससे कहता है, तुम कहना चाहती हो कि एक नौकर हमें हरा सकता है? और वो गुस्से में सियाल को मारता भी है। और हमें ये बताना भूल गया कि इस बंदे का नाम वेनिल है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन परेशान हो रहा था कि सियाल कहाँ चला गया। तभी मेरिन भागती हुई उसके पास एक लेटर लेके आती है जो देखकर वो कंफ्यूज होता है कि उसे लेटर कौन दे सकता है। पर हम दिखते हैं कि इस घर के बाहर पेड़ में स्नाइपर लेके वेनिल का एक बंदा छिपा हुआ था। वो सेबेस्टियन पे निशाना लगाता है पर सेबेस्टियन उसे पहले ही देखकर मेरिन और खुद को बचा लेता है, जो देखकर उसकी फट जाती है। पर सेबेस्टियन इसकी चिंता ना करते हुए मेरिन को वो लेटर पढ़ने को कहता है। मेरिन लेटर पढ़ती है और उस लेटर में लिखा हुआ था, अगर तुम अपने मास्टर को जिंदा देखना चाहते हो तो नोवा गार्डन में आ जाओ। और सेबेस्टियन भी इस लेटर को देखकर कंफ्यूज होता है। जिसके बाद वहाँ हिमी की टीम और मेहमान आते हैं और यहाँ की हालत को देखकर उससे पूछते हैं। सेबेस्टियन कहता है, ओ ये तो कुछ नहीं है, मैं तो बस फिसल गया था। और वो केक को देखकर वहाँ से जाने लगता है। और हम उन्हीं बंदों को दिखते हैं जो कि वेनिल के ऑर्डर पर सेबेस्टियन को मारने आए थे और अब वो यहाँ से भाग रहे हैं। वो वेनिल को फोन करके बताते हैं कि वो अपना मिशन पूरा नहीं कर पाए, वो सेबेस्टियन को नहीं मार पाए। वो यहाँ से भाग ही रहे होते हैं और तभी सेबेस्टियन उनके पीछे भागने लगता है
जो देखकर वो लोग डर जाते हैं और अपनी गाड़ी को और तेज कर देते हैं। और कॉल अभी कट नहीं हुई थी, जिससे ये सारी अफरा तफरी सुनकर वेनेल की तो फट जाती है। वो फोन पर अपने बंधु से पूछता है, क्या हुआ? सियाल हंसकर कहता है, लगता है तुम्हारा प्लान फेल हो गया। जो सुनकर उसे गुस्सा जाता है और गुस्से में ही वो बुरी तरीके से सियाल को मारने लगता है। जिसके बाद उसके बंधु का कॉल आता है, पर कॉल पर सेबेस्टियन होता है। उससे कहता है, हेलो, मैं सेबेस्टियन बोल रहा हूँ, मेरे मास्टर तुम्हारे पास है ना? पर ये सुनकर वेनेल की फट जाती है, वो कुछ नहीं बोल पाता। पर सियाल कहता है, सेबेस्टियन, ये मेरा ऑर्डर है कि तुम मुझे बचाओ। जी मेरे मास्टर, मैं आपको बचाने वहाँ आ रहा हूँ। जो सुनकर वेनेल तो शॉक ही हो जाता है। और यहाँ हम दिखते हैं कि सेबेस्टियन ने तो वेनेल के बंदों की गाड़ी को पहाड़ पे लटकाया हुआ था, जिससे वो कहीं भाग न जाए। उन दोनों से वेनेल के बारे में जानकारी निकालता है और जानकारी मिलने के बाद वो गाड़ी के साथ ही उन्हें पहाड़ से गिरा देता है और स्टाइल में अपने मास्टर को बचाने के लिए जाने लगता है। और वेनेल को जैसे ही पता चलता है कि सेबेस्टियन यहाँ आने वाला है, वो अपने घर के चारों ओर सिक्योरिटी को बढ़ा देता है। उसके आदमी लोग वेट करने लगते हैं कि कब सेबेस्टियन यहाँ आए और वो उसे पेल दे। पर अचानक से सेबेस्टियन उनके बीच में आता है, जो देखकर वो शॉक हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो? मैं सियाल फैंटम हाइप का नौकर हूँ और यहाँ मैं अपने मास्टर को बचाने आया हूँ। दूसरी तरफ हिमी की टीम परेशान हो रही थी कि अचानक से सेबेस्टियन कहाँ चला गया। हिमी बागड्रोय से कहता है, क्या हम इस केक को खा सकते हैं? बागड्रोय कहता है, अबे पागल है क्या? सेबेस्टियन हमारी हड्डियों को तोड़ देगा। जो बात सुनकर मेरिन उन्हें दूध देते हुए कहती है, तुम दूध पीकर अपनी हड्डियों को ताकतवर बना सकते हो, जिससे सेबेस्टियन तुम्हारी हड्डियों को नहीं तोड़ पाएंगे। पर यहाँ दूसरी तरफ सेबेस्टियन ने हेवल के बंदों की हड्डियाँ तोड़ दी होती है। उनकी हड्डियाँ तोड़ने के बाद वो घर के अंदर जाता है, जहाँ वेनेल के पंटर लोग गोलियों से उसका स्वागत करते हैं। तो वो भी डाइनिंग टेबल पर चढ़कर प्लेट से उन्हें मारने लगता है। और प्लेट ही नहीं, वो उन्हें कांटों वाली स्पून से भी मारता है। वो एक एक करके यहाँ के सारे बंदों को मार देता है और वो वेनेल के रूम में जाने के लिए तैयार है, उसे कोई परेशान नहीं करेगा। पर ये मार पिटाई का शोर सुनकर वेनेल दरवाजे की ओर अपनी गन पॉइंट किया हुआ था और तभी डोर खोल कर वहाँ सेबेस्टियन आता है और बड़े प्यार से उससे कहता है, मैं यहाँ अपने मास्टर को बचाने आया हूँ। वेनेल कहता है, ये क्या मजाक है? मैं सोच रहा था तू तो एक शैतान जैसा होगा, पर तू तो बस एक नौकर है। सेबेस्टियन कहता है, मैं सिर्फ एक नर्क से आया हुआ बटलर हूँ। क्या सच में? तो मैं किसी भी कीमत पर तुमसे लड़ना नहीं चाहता। और वो सियाल पर अपनी गन पॉइंट कर उसे बंदी बना लेता है और तभी सेबेस्टियन को भी कोई गोलियों से भून देता है, जो देखकर सियाल शॉक हो जाता है। हमें पता चलता है कि वेनेल की चाल थी, उसने पहले एक पेंटिंग के पीछे अपने कुछ बंदों को छिपाया हुआ था। ये देखकर वेनेल खुश हो जाता है और सियाल से कहने लगता है, ये देख तेरे नौकर को भी मार दिया, अब तो तुझे मेरे साथ हो जाना चाहिए, हम मिलकर बहुत ही पैसा कमाएंगे। पर अचानक सियाल कहता है, ओए सेबेस्टियन, तुम कब तक ऐसे खेलोगे? और हमें पता चलता है कि सेबेस्टियन मरने का नाटक कर रहा था, वो जिंदा है। वो अजीब तरह से खड़ा होता है और जो गोलियां उस पर लगी थी उन्हें अपने हाथों में लेता है, जो देखकर सबकी फट जाती है। वो बंदे उसे फिर से शूट करने वाले थे, पर जो उसके हाथ में गोलियां थी वो उनसे ही सबको मार देता है। जिसके बाद वो सियाल से कहता है, मास्टर, इन्होंने आपका क्या हल कर दिया है? पर सियाल उसे जल्दी से बचाने को कहता है, तो सेबेस्टियन उससे कहता है, मास्टर, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ना, आपको पता है कि क्या बोलना है, आप बस शब्दों का यूज कीजिए। तभी सियाल अपनी दूसरी आँख खोलता है, जो कि बहुत ही अजीब थी, और वो सेबेस्टियन से खुद को बचाने का ऑर्डर देता है। जो सुनकर सेबेस्टियन वेनेल के पीछे जाता है और हाथ में एक बंदूक की गोली लेकर उसकी जेब में डाल देता है, जो कि उसके अंदर के ऑर्गेन्स में जाके लगती है, जिससे उसे बहुत ही दर्द होता है। जिसके बाद सेबेस्टियन जब सियाल को वहाँ से ले जा रहा था, तो वेनेल सेबेस्टियन से कहता है, रुको, तुम मेरे लिए काम करो, मैं सियाल से भी तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा, मैं 10 गुना ज्यादा पैसे दूंगा, लड़कियां, दारू सब दूंगा। जिस पर सेबेस्टियन कहता है, नहीं, मुझे ये बेकार चीजें नहीं चाहिए, तुम देख सकते हो मैं नर्क से आया हुआ बटलर हूँ। जो सुनकर वेनेल घबरा जाता है। सेबेस्टियन कहता है, जब तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट मास्टर के साथ है, मैं इन्हीं का वफादार हूँ, मैं उनके साथ बंधा हुआ हूँ, जब तक मैं मास्टर की आत्मा को ले नहीं जाता। वेनेल, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। जिसके बाद वो वेनेल के पूरे घर को जलाकर सियाल को वहाँ से ले जाने लगता है और घर आते ही हिमी की टीम सियाल का वेलकम करते हैं और सियाल को अजीब तरह से देखने लगते हैं, क्योंकि ऐसे सेबेस्टियन की गोद में वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। वो उतर के उन दोनों पे गुस्सा होने लगता है कि जाओ, जाकर अपना काम करो। पर तभी सेबेस्टियन सियाल से माफी मांगता है, क्योंकि सियाल को बचाने के चक्कर में वो आज शाम का खाना नहीं बना पाया। अब अगले दिन हम मैडम रेड के बटलर ग्रेल को दिखते हैं, जिन्होंने उसे सियाल के यहाँ छोड़ दिया है, जिससे वो सेबेस्टियन की तरह काम करने के तरीकों को जान सके। लेकिन वो काम करने से ज्यादा काम को खराब करना जानता है, जिससे हिमी की टीम उस पर गुस्सा होने लगती है, क्योंकि बटलर होने के बावजूद भी इसे चाय तक बनाना नहीं आता। तो सेबेस्टियन अपनी स्किल दिखाते हुए सियाल के लिए चाय बनाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया होती है, जिससे सब उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ सियाल और सेबेस्टियन मार्केट आए होते हैं, क्योंकि उन्हें सियाल के लिए नई स्टिक को लेना है।
और सियाल ग्रिल के बारे में बात कर रहा होता है कि वो उसकी वजह से बहुत ही परेशान हो गया है। मैडम रेड को उसे जल्दी से यहाँ से ले जाना चाहिए। तभी उसके पास एक बच्चा कुछ टॉयज को देखकर उनकी तारीफ कर रहा था कि ये तो फैंटम कंपनी के टॉयज है ना, इस कंपनी के टॉयज बहुत ही बढ़िया होते हैं और ये टॉयज की कंपनी किसी और की नहीं हमारे सियाल की है, जिसने कि इन 3 सालों में बहुत ही तरक्की की है। दूसरी तरफ ग्रेल सियाल के आलीशान घर को देखकर उसकी तारीफ कर रहा था कि ये घर कितना पुराना है और आलीशान है। तभी वहाँ तनाका आता है जो कि सियाल का ही एक नौकर है। वो बताता है जिस आलीशान घर को अभी तुम देख रहे हो ये फैंटम हाइव का नया घर है। फैंटम हाइव फैमिली का जो पुराना घर था वो 3 साल पहले ही आग में जल गया था, जिस हादसे में मास्टर सियाल ने अपने माँ बाप को खो दिया, जो सुनकर ग्रेल को बहुत ही बुरा लगता है। और तभी तनाका अपने बूढ़े रूप में आ जाता है, जो देखकर ग्रेल शॉक हो जाता है। तो बाग रोय उसे बताता है उनकी एनर्जी कम हो गई है, अब उन्हें अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए सोना होगा। पर तभी ग्रेल से गलती हो जाती है, वो पूरे गार्डन के पेड़ों को मरे हुए स्कल की शेप दे देता है, जिससे उन सबकी फट जाती है कि अगर मास्टर सियाल ने ये देख लिया तो उनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। इसी बात से डरकर ग्रेल अपने आप को फांसी देने लगता है। उसके बाद घर पर सियाल आता है, पर जैसे ही डोर खोलता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसके घर की हालत ठीक नहीं होती। उसके घर को किसी ने अजीब तरह से सजा दिया था। तभी हिमी की टीम उसके पास भागती हुई आती है और उनसे कहने लगती है कि ये सब उस लड़की का काम है। लड़की का नाम सुनकर सियाल शॉक हो जाता है। जब वो कमरे में आता है तो ग्रेल फांसी पे लटका हुआ था। सेबेस्टियन उसे उतारने जाता है, पर तभी तेजी से एक लड़की भागती हुई आती है और सियाल के गले लग जाती है। और ये लड़की बहुत ही चिपकू है भाई। इस लड़की का नाम एलिजाबेथ है। एलिजाबेथ उन सबको बताती है कि मैंने इस पूरे घर को बहुत ही अच्छी तरह से सजा दिया है, पर अपने घर की इस हालत को देखकर सियाल का दिमाग खराब हो जाता है। और एलिजाबेथ सेबेस्टियन को भी सजा देती है और सेबेस्टियन को ऐसे देखकर हिमी की टीम उस पर हंसने लगती है। तो सेबेस्टियन उनकी ओर देखता है, जिससे उनकी फट जाती है। तभी सियाल एली से पूछता है तुम यहाँ पे क्यों आई और आंटी का क्या हुआ। एली उससे कहती है मैं यहाँ छिप कर आ गई क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहती थी, और वो उसे फिर से गले लगा लेती है। गिरेल ये सब देखकर कहता है ये पागल लड़की कौन है। तो सेबेस्टियन उसे बताता है ये लड़की स्कॉटनी के मार्कियस की बेटी है और एली मास्टर सियाल की मंगेतर है। जो सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि इस लड़की से मास्टर सियाल की शादी होने वाली है। तभी एली उनसे कहती है अब ये पूरा घर बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो चलो आज रात डांस करते हैं। एली कहती है कि उसे सियाल के साथ डांस करना है, पर सियाल को ये नहीं करना होता। पर एली उसकी बात नहीं मानती, वो तो उसे डांस के लिए फोर्स करती है और बिना सियाल की बातें सुने ही ग्रेल को लेकर वहाँ से चली जाती है। इस सब से सियाल बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसे डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता और उसे उसके साथ डांस तो करना ही होगा क्योंकि वो उसकी होने वाली पत्नी है। तो फैसला करते हैं कि सेबेस्टियन उसे डांस सिखाएगा क्योंकि वो तो हर चीज में माहिर है। वो सियाल को डांस करना सिखाता है, पर सियाल इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो ये सब नहीं कर पाता। सेबेस्टियन सियाल से कहता है मास्टर आप एक टाइम पर डांस तो कर लोगे, पर आपको थोड़ा मुस्कुराना भी होगा। वो उसे थोड़ा स्माइल करने को कहता है, पर सियाल को इस चीज से गुस्सा आ जाता है। उसे ये सब निब्बा निब्बी वाली हरकतें नहीं करनी। वो उससे कहता है मैं हंसना और खुश रहना सब भूल गया हूँ। अब अगले सीन में हम ग्रेल को दिखते हैं, जिसे एली ने लड़की की ड्रेस पहना रखी थी और ये पहनकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और एली भी अपनी ड्रेस पहनकर डांस के लिए तैयार थी। एली मेरिन से कहती है कि आज तुम्हें भी सुंदर बनना होगा। वो उसका चश्मा हटाने को कहती है, पर वो इस बात से डर जाती है और अपना चश्मा हटाने के लिए मना करने लगती है। और तभी वहाँ तैयार होकर सियाल आता है, जिसे देखकर एली उसके साथ फिर से चिपक जाती है। पर तभी वो उसके हाथ में एक रिंग को दिखती है और गुस्से में उससे कहती है सियाल जो रिंग मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी वो कहाँ है, इस बेकार सी रिंग को उतारो। पर सियाल इसके लिए मना कर देता है, जो सुनकर वो रोने का नाटक करने लगती है। पर तभी वो अपना दिमाग चला के उसके हाथ से वो रिंग को निकाल लेती है और इस रिंग की बुराई करने लगती है कि कैसी रिंग है, जो रिंग मैंने तुम्हें दी थी ये उससे तो बहुत ही बेकार है। पर तभी सियाल गुस्से में कहता है एली वो रिंग मुझे वापस दो, जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। सियाल उससे कहता है कि वो रिंग मुझे वापस करो। ये देखकर एली कहती है कि तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, और वो गुस्से में उस रिंग को तोड़ देती है, जो देखकर सियाल को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसे मारने वाला था, पर उससे पहले ही सेबेस्टियन उसे रोक लेता है। इस सबसे एली रोने लगती है, तो सेबेस्टियन उसे आगे बताता है ये रिंग मेरे मास्टर के लिए बहुत ही कीमती है। फैंटम हाइव परिवार के लोग अपने आने वाली पीढ़ी को ये रिंग देते हैं, ये रिंग उनके लिए बहुत ही खास है, तो आप मास्टर के गुस्से को माफ कर दें। पर तभी सियाल उस टूटी हुई रिंग को उठाता है और जाकर खिड़की से फेंक देता है, जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। एलिजाबेथ उसे पूछती है तुमने उस रिंग को फेंक क्यों दिया। सियाल कहता है कोई बात नहीं, वो बस एक पुरानी रिंग थी, अभी भी मैं फैंटम हाइव का मालिक हूँ, जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। सियाल एलिजाबेथ के पास जाता है और इस सब के लिए उससे माफी मांगता है और उसके चेहरे को साफ करते हुए उससे कहता है कि आज तुम्हें डांस नहीं करना। तभी सेबेस्टियन भी वायलिन बजाने लगता है, जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि सेबेस्टियन को ये भी बजाना आता है, और सेबेस्टियन को वायलिन बजाता देख ग्रेल भी गाना
गाना गाने लगता है, जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि ये तो कुछ काम ही नहीं कर सकता। जिसके बाद एली और सियाल डांस करते हैं और यहाँ पूरा खुशी का माहौल हो जाता है और एली के साथ सारे लोग बहुत ही खुश थे। इस डांस से एली बहुत ही थक जाती है तो उसे घर छोड़ने की जिम्मेदारी गिरेल को दी जाती है और जाने से पहले गिरेल सेबेस्टियन को थैंक यू कहता है क्योंकि उसने आज उससे बहुत कुछ सीखा है। जिसके बाद वो एली को उसके घर ले जाता है। अब अगले सीन में सेबेस्टियन सियाल से कहता है, मास्टर आज आपने बहुत ही मजे किए, पर सियाल बहुत ही दुखी था क्योंकि उसकी रिंग टूट चुकी थी। पर तभी सेबेस्टियन उसके हाथ को पकड़ता है और उसे वही रिंग पहना देता है, जो देखकर सियाल शॉक हो जाता है क्योंकि वो रिंग तो टूट चुकी थी। आपका बटलर होने के नाते इतना तो मैं कर ही सकता हूँ और उससे उस रिंग को पहने रखने को कहता है। सियाल कहता है, ये रिंग कई सारे मास्टर की मौत की निशानी है, मेरे दादा, मेरे पापा और अगला नंबर मेरा है। मुझे यकीन है कि ये मेरी मौत पर भी मेरे साथ होगी। जिसके बाद सियाल सो जाता है और सेबेस्टियन वहाँ से बाहर आकर कहता है, अब मुझे कल की तैयारी करनी चाहिए। अब अगले दिन हम सियाल और सेबेस्टियन को दिखते हैं जो कि लंदन आए हुए थे। सियाल कहता है, लंदन में बहुत सारे लोग हैं। सेबेस्टियन कहता है, ये अमीरों और ऊंचे लोगों की परंपराओं का मौसम है मास्टर। सियाल कहता है, सच में इन लोगों के पास सच में बहुत ही खाली वक्त है। तभी वो एक रूम के डोर को खोलते हैं तो वो दिखते हैं कि उस कमरे में मैडम रेड और उनका बटलर गिरेल और लाओ हैं और हर जगह सामान बिखरा हुआ है। सियाल उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों हो। लाओ कहता है, हमारी यहाँ आने की बस एक वजह हो सकती है, रानी का मॉन्स्टर चाल चल रहा है। इसके बाद ये सब बात करते हैं जहाँ सियाल कहता है, कल एक और लेडी की हत्या हो गई, ये आम हत्या नहीं है, तुम इसे साजिश कह सकते हो। हाल ही में एक मैरी निकोलस नाम की लेडी पर बहुत ही बड़ा हमला हुआ है और वो बहुत ही बुरी हालत में मारी गई। उस किलर को यहाँ के लोगों ने एक नाम दिया है जैक द रिपर, जो लेडीज को मारता है। मैं यहाँ इसलिए जल्दी आया जिससे मैं उसे पकड़ सकूं। तभी लाओ उससे पूछता है, क्या आप में क्राइम वाली जगह पर जाने की हिम्मत है, तुम कहना क्या चाहते हो। लाओ उससे कहता है, मास्टर क्या आप उस अंधेरी और बदबू से भरी जगह को देखना चाहेंगे जहाँ चारों तरफ खून और मांस पड़ा हुआ है। अगर आपने ये सब देख लिया तो आप पागल हो जाओगे। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं माय लॉर्ड। सियाल कहता है, मैं रानी की चिंता को दूर करने आया हूँ, मुझसे सवाल मत पूछो। वहीं शहर में एक और लेडी की लाश मिलती है जिससे वहाँ बहुत ही भीड़ हो जाती है। तभी वहाँ सियाल आता है तो एक बंदा उसे आगे जाने से रोक देता है, ये जगह तुम जैसे बच्चों की नहीं है, यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ एक और बंदा आता है और सियाल से पूछता है कि लॉर्ड आप यहाँ पे क्यों हो। सियाल एक लेटर दिखाते हुए उसे कहता है, मैं भी यहाँ खूनी को ढूंढने आया हूँ। और उनसे कहने लगता है कि लगता है आपको अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। जो सुनकर वो बंदा गुस्सा हो जाता है और सियाल से कहने लगता है कि हम ये केस देख लेंगे, तुम इसमें अपनी टांग को मत अड़ाओ। ये सुनकर सियाल सेबेस्टियन के साथ वहाँ से चला जाता है। मैडम रेड उससे पूछती है कि अब हम आगे क्या करेंगे। तो सियाल कहता है, अब सबसे अच्छी बात होगी कि हम उसके पास जाएं। उसके बाद सियाल एक अंडरटेकर नाम की जगह पर जाता है जो कि उसकी दोस्त की जगह है जिससे उसकी बहुत ही अच्छी जान पहचान है। जब वो अंदर जाते हैं तो कोई उन्हें आवाज लगाता है, कितना टाइम हो गया हमें मिले हुए। वो एक कॉफिन में से निकलते हुए कहता है, आपका स्वागत है माय लॉर्ड। जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं। सियाल उसे बताने वाला था कि वो यहाँ किस लिए आया है, पर अंडरटेकर उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से ही पता है। मुझे पता है कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। उसके बाद वो बताता है, इन दिनों मुझे अधूरे शरीर वाली लाश मिल रही है, उनके अंदर के ऑर्गन्स गायब हुए होते हैं। जो सुनकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। अंडरटेकर कहता है, हत्यारा काफी बेरहम है, वो मारते वक्त शरीर के ऑर्गन्स निकाल लेता है। सेबेस्टियन कहता है, ये मर्डर एक रोड पर हुआ था, वो रोड बहुत ही सुनसान थी। आम हत्यारे के लिए इस तरह का काम करना बहुत ही मुश्किल है और मर्डर आधी रात के बीच में हुआ था। तुम बहुत ही समझदार बटलर हो। अंडरटेकर सियाल के पास जाकर कहता है, पहले हत्यारे ने ब्लेड से गला काट दिया होगा, फिर शरीर के अंदर के माल को निकाल लिया होगा मार्केट में बेचने के लिए, वो बहुत ही कीमती होता है। आगे वो कहता है, मुझे यकीन है वो दूसरों को भी ऐसे ही मारेगा। ऐसे क्राइम कभी नहीं रुकते जब तक उन्हें कोई नहीं रुकता। तो माय लॉर्ड क्या आप इसे रोक सकते हैं। सियाल कहता है, मेरे परिवार के सम्मान और इज्जत के लिए मैं किसी को भी खत्म कर सकता हूँ, रानी के आदेश पर। जिसके बाद वो वहाँ से जाते समय बात करते हैं कि अगर कोई लाश के अंदर के ऑर्गन्स को निकाल रहा है तो उसे इन सब चीजों की जानकारी होगी, यानी ये किसी डॉक्टर का काम है, वही ये सब कर सकता है। और अब इनका शक डॉक्टर्स पे ज्यादा होता है तो वो डिसाइड करते हैं कि इस शहर में जितने भी डॉक्टर्स हैं वो उन सब की लिस्ट बनाएंगे और जिस भी डॉक्टर पे उन्हें ज्यादा शक होगा वो उसकी जासूसी करेंगे। और डॉक्टर्स की लिस्ट बनाने का काम सेबेस्टियन अकेला अपने ऊपर लेता है और बग्गी से छलांग मारकर वहाँ से चला जाता है। जो देखकर मैडम रेड
और लाओ शौक हो जाते हैं कि वो चलती गाड़ी से उतर गया। सियाल कहता है चिंता मत करो, सेबेस्टियन ने कहा है कि वो कर लेगा तो वो सच में ही कर लेगा, हम बस अब इंतजार कर सकते हैं। उसके बाद वो सब घर आ जाते हैं और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं उनके आगे सेबेस्टियन होता है। वो उससे पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँचे। सेबेस्टियन बताता है कि मैंने अपना लिस्ट बनाने का पूरा काम कर लिया तो मैं आपसे पहले ही घर आ गया। जो सुनकर वो लोग शौक हो जाते हैं कि इसने इतनी जल्दी ये सब कर भी लिया, पर मैडम रेड को इस सब पे यकीन नहीं होता क्योंकि वो इतनी जल्दी ये सब कर ही नहीं सकता। लंदन में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तभी सेबेस्टियन उसे एक बड़ी सी लिस्ट दिखाता है जिसमें यहाँ के सारे डॉक्टर्स के नाम हैं। वो उस लिस्ट के सारे नाम पढ़ने लगता है जो देखकर ये लोग शौक हो जाते हैं कि भाई ये इंसान क्या है, और ग्रेल ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है। सेबेस्टियन लिस्ट के सारे नाम पढ़कर कहता है इस जांच के हिसाब से मैंने एक आदमी पर शक किया है जिस पर मुझे पूरा शक है कि वही लेडीज को मार रहा है। ये देखकर मैडम रेड उससे पूछती है क्या सच में तुम एक बटलर ही हो, तुमने इतनी जल्दी ये सब काम कर लिया, तुम्हें तो इंटेलिजेंट मिलिट्री में होना चाहिए। पर सेबेस्टियन कहता है नहीं, मैं तो सिर्फ नर्क से आया हुआ एक बटलर हूँ। अब अगले सीन में सेबेस्टियन घोड़ा गाड़ी में बताता है विस्काउंट रूट, इस बंदे पर मुझे शक है, वो ग्रेजुएट है मेडिकल कॉलेज से पर कभी भी प्रैक्टिस के लिए नहीं गया। वो कई पार्टी अपने घर में कर चुका है लेकिन लोगों का कहना है कि वो सीक्रेट पार्टी करता है। लाओ सेबेस्टियन से कहता है तो तुम्हें शक है कि वो घर में छिपकर पार्टी करता है और इसके बाद लेडीज को मार देता है, और हम दिखते हैं कि ये लोग उसी पार्टी में आए थे और यहाँ सियाल एक लड़की बनकर आया था। हमें पता चलता है कि ये प्लान मैडम रेड का था जहाँ सियाल उस पार्टी में एक लड़की बनकर जाएगा और सेबेस्टियन उसका टीचर, और इस प्लान की वजह से सियाल मैडम रेड पर बहुत ही गुस्सा होता है। पर ये सब उनके प्लान के लिए जरूरी है क्योंकि विस्काउंट रूट जो है वो एक बहुत ही ठरकी बंदा है जिसे लड़कियों से बहुत ही ज्यादा प्यार है। सियाल को बस उसे अपनी सुंदरता से फंसाना है जिसके बाद वो उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। फिर वो दोनों मिलकर पार्टी में विस्काउंट को ढूंढने लगते हैं पर सियाल को इन कपड़ों में बहुत ही शर्म आ रही थी। वो कहता है कि अगर एलिजाबेथ ने मुझे इन कपड़ों में देख लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। पर तभी वो दोनों दिखते हैं कि इस पार्टी में एलिजाबेथ भी आई होती है जो देखकर उनकी फट जाती है कि अगर उसने इन्हें देख लिया तो इनका क्या हाल होगा। वो दोनों यहाँ से चुपचाप निकल ही रहे होते हैं कि तभी एली सियाल की ओर देखकर कहती है उस लड़की की ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है, मुझे उससे बात करनी है, जिससे सियाल बहुत ही डर जाता है। तो सेबेस्टियन चुपके से उसे वहाँ से ले जाता है। एली देखती है कि वो लड़की तो वहाँ से गायब हो गई थी। सियाल को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि एलिजाबेथ उन्हें यहाँ मिल जाएगी, अब उन्हें और बचकर रहना होगा। सियाल सेबेस्टियन से कहता है चलो जल्दी से मैडम रेड के पास चलते हैं। दूसरी तरफ मैडम रेड पार्टी में बहुत ही ऐश कर रही थी। सारे ठर की लड़के उसके आसपास थे जो देखकर सियाल का दिमाग खराब हो जाता है कि मैडम रेड तो अपने प्लान को भूल ही गई। और तभी एली सियाल को दोबारा देख लेती है तो सेबेस्टियन उसे वहाँ से भगा के ले जाता है और एक वेटर को एली को जूस देने को कहता है जिससे एली फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और सेबेस्टियन फिर से सियाल को बचा लेता है। पर इसी बीच उन्हें विस्काउंट रूट दिखाई देता है जिस पर उन्हें पूरा शक है कि ये लड़कियों को मारता है। उसे देखते ही वो अपना प्लान शुरू करते हैं और सियाल सेबेस्टियन के साथ डांस करने लगता है जिससे विस्काउंट की नजर उन पर जाए। पर उन्हें इस बात का भी डर था कि एली उन्हें ना देख ले वरना उनका प्लान पूरा चौपट हो जाएगा। डांस खत्म होने के बाद प्लान के मुताबिक विस्काउंट उनके पास आता है और सियाल से कहता है मिस आप तो बहुत ही अच्छा डांस करती हो, और सेबेस्टियन भी उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और विस्काउंट लड़की दिखते ही अपनी हरकतों को शुरू कर देता है जिससे हमें पता चलता है कि ये साला बहुत ही बड़ा ठरकी है। सियाल को याद आता है कि मुझे अपने प्लान के लिए सब करना ही होगा, मैंने इससे भी खतरनाक काम किए हैं। तो वो उससे पूछता है क्या आप कुछ ऐसा जानते हैं जिसमें बहुत ही मजा आए। बिल्कुल, मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ मेरी प्यारी परी। और सियाल को इन बातों से बहुत ही गुस्सा आ जाता है पर गुस्सा शांत कर वो उससे कहता है वो क्या काम है मुझे बताइए माय लॉर्ड। सियाल मन में सोच रहा था डांस खत्म होने से पहले मुझे ये करना होगा क्योंकि एलिजाबेथ ने उसे देख लिया है। डांस खत्म होने के बाद वो उसके पास आएगी और अगर उसने उसे पहचान लिया तो उसके लिए ये बहुत ही दिक्कत की बात हो जाएगी। विस्काउंट को पकड़ने का प्लान उनका फेल हो जाएगा। सियाल विस्काउंट से कहता है मैं एक प्यारी लड़की हूँ, मुझे जानना है वो काम क्या है जिससे मुझे मजा आएगा। पर तभी डांस रुक जाता है और एलिजाबेथ उनकी ओर आने लगती है तो सियाल अपनी पूरी होप छोड़ देता है। उसे लगता है कि अब उनका प्लान फेल हो जाएगा। पर तभी बीच में सेबेस्टियन आ जाता है, वो भी एक डोर के साथ। वो वहाँ सबसे कहता है कि मैं आप सबको जादू दिखाने वाला हूँ और वो अपने साथ लाओ को बुलाता है। और ये सब देखकर सियाल अपने मन में कहता है अब मेरी बारी है। वो उससे कहता है मैंने ये जादू बहुत बार देखा है, मैं तो इसे देखकर थक चुकी हूँ, तो क्या हम चले। ओह ठीक है मेरी प्यारी परी, अबे साली तेरी माँ का। उसके बाद विस्काउंट सियाल को अपने रूम में ले जाता है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन अपना मैजिक शो स्टार्ट करता है जहाँ वो एक खाली डोर में अपने आप को बंद
बंद कर लेता है और लव हर तरफ से उसमें स्वॉर्ड मारता है, जो देखकर लोगों की फट जाती है कि भाई अब उसका क्या होगा। वो उसमें बहुत ही स्वॉर्ड मार देता है, जो देखकर लोग तो पक्का कह देते हैं कि भाई अंदर जो बंदा गया है वो तो मर ही गया होगा। पर तभी सेबेस्टियन वहाँ से बाहर आता है और उसे कुछ नहीं हुआ है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और ऐसा मैजिक शो देखकर खुश हो जाते हैं। इधर सियाल विस्काउंट के रूम में जाता है और वहाँ एक गैस थी जिससे सियाल बेहोश होने लगता है, जिसका मतलब विस्काउंट को उसके बारे में पहले ही पता चल गया था। यहाँ सियाल बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसकी आंखों पे पट्टी लगी हुई थी। वो पिंजरे में बंद था और वहाँ बहुत सारे लोग उसे देख रहे थे और हमें पता चलता है कि विस्काउंट सियाल को बेच रहा है। वो ऐसे ही पार्टी में लड़कियों को पकड़ता है और उन्हें पैसों के लिए बेच देता है और ये जो लोग थे वो सियाल पर पैसों की बोली लगाने लगते हैं। सियाल अपने मन में कह रहा था, सालो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तब एक लड़की सियाल की आंखों पे से पट्टी हटाती है, जिसके बाद सियाल अपनी राइट आई को खोलता है और सेबेस्टियन को जल्दी करने का ऑर्डर देता है। और तभी यहाँ अंधेरा हो जाता है और अगले ही पल हम दिखते हैं कि सेबेस्टियन यहाँ जितने भी लोग होते हैं उन्हें मार दिया होता है। वो सियाल से कहता है, मास्टर आप इतनी आसानी से पकड़े गए। सियाल कहता है, जब तक मेरा तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है मुझे डरने की जरूरत नहीं है। सेबेस्टियन उसे वहाँ से निकालते हुए कहता है, हाँ आखिरी समय तक मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, भले ही मैं मर क्यों न जाऊं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता मास्टर, जैसे इंसान बोलते हैं। सियाल कहता है, मुझसे कभी झूठ मत बोलना सेबेस्टियन। जी मेरे मास्टर। और विस्काउंट को मारने के साथ साथ ही उन्होंने जैक द रीपर का केस सुलझा दिया था, जो औरतों को किडनैप कर मार रहा था। तो सेबेस्टियन सियाल को वहाँ से उठाकर हीरो की तरह उसे वहाँ से ले जाता है। एलिजाबेथ को लगता है कि ऊपर कोई है, पर सेबेस्टियन वहाँ से जा चुका था तो उसे लगता है कि उसका वहम होगा। और इसी के साथ सियाल जैक द रीपर को पकड़ने में सक्सेस हो गया था, ऐसा उसे लगा था, क्योंकि विस्काउंट जैक द रीपर था ही नहीं। जैक द रीपर तो कोई और ही है जो अभी भी औरतों को मार रहा है। वो उन औरतों को मारता है जो कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मतलब तुम लोग समझ ही रहे हो कि मैं किन औरतों की बात कर रहा हूँ, जो अपनी बॉडी देकर पैसे कमाती हैं। और उन्होंने गलत बंदे को मार दिया है, इस बात से वो शौक हो जाते हैं। अब अगले सीन में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसने की एक औरत को बांध दिया था और वो उसे अपनी आरी से मार देता है। यहाँ सियाल बहुत ही परेशान हो रहा था क्योंकि वो अभी तक असली जैक द रीपर को नहीं ढूंढ पाया। तभी मैडम रेड उससे कहती है, सियाल रानी की सेवा के अलावा तुम्हारे पास और काम होने चाहिए, तुम्हारी खुद की जिंदगी है, तुम्हारी माँ भी यही चाहती होगी और अभी तुम अंडरवर्ल्ड में वापस आ गए। क्या ये तुमने इसलिए किया जिससे तुम अपने माँ बाप के हत्यारे का पता लगा पाओ? सियाल कहता है, हाँ ये मैंने अपना लिया है, मैं सिर्फ उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने मेरे परिवार को मार दिया ताकि वो उस दर्द को झेले जो मैंने सहा था। मैडम रेड कहती है, मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम पैदा हुए थे। वो उसके पास जाकर कहती है, तुम बहुत छोटे और प्यारे थे, मैंने सोचा मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी तो मैंने तुम्हें अपना बच्चा समझा। और यहाँ हमें पता चलता है कि मैडम रेड सियाल की मासी है, यानी सियाल मैडम रेड का भांजा है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब अगली सीन में हम दिखते हैं जहाँ सियाल बहुत ही परेशान था क्योंकि वो अभी तक असली हत्यारे को नहीं पकड़ पाया। सेबेस्टियन उसे आके बताता है, मुझे एक बंदे पे शक था, विस्काउंट ड्रूट, जिसे हमने मार दिया, पर वो असली जैक द रीपर नहीं है। सियाल उससे गुस्से में कहता है, तो तुम्हारी जांच बेकार थी। सेबेस्टियन उससे कहता है, आपको पता है ना मैं नर्क से आया हुआ बटलर हूँ, मुझे एक और बंदे पे शक है जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ वो दोनों उसी जगह पर आए थे जहाँ औरतों की सबसे ज्यादा हत्या हो रही है। तभी उन्हें किसी की चीख सुनाई देती है। वो वहाँ पहुंचकर जैसे उस घर के दरवाजे को खोलता है, सियाल शॉक हो गया था क्योंकि वहाँ एक लेडी की लाश पड़ी थी जिसको बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था। सेबेस्टियन उसकी आंख बंद करके उसी पीछे ले जाता है क्योंकि ये सब देखकर सियाल की बहुत ही फट चुकी थी। तभी सेबेस्टियन कहता है, तुमने बहुत ही गड़बड़ की जैक द रीपर। और हम दिखते हैं कि उस घर में से चैंसू के साथ मैडम रेड का बटलर गिरेल आता है जो कि पूरा खून में सना हुआ था। उनसे कहने लगता है, तुम गलत सोच रहे हो, ये सब मैंने नहीं किया। सेबेस्टियन कहता है, मैं पहली बार तुम जैसे किसी इंसान से मिला हूँ, तुमने एक भोले बटलर का नाटक काफी अच्छे से किया। तभी हमें पता चलता है अब तक जो लेडीज की हत्या कर रहा था वो कोई और नहीं मैडम रेड का बटलर गिरेल था, यानी जैक द रीपर वही है। वो अपने असली रूप में आकर कहता है, सेबेस्टियन तुम तो बस सियाल के कुत्ते हो, पर मुझे यकीन है कि हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं। और वो उसकी ओर एक दिल फेंकता है, पर सेबेस्टियन को ये सब अच्छा नहीं लगता। पर सेबेस्टियन कहता है, वैसे तुमने काफी अच्छा नाटक किया। तभी सेबेस्टियन से हमें मालूम पड़ता है कि गिरेल एक ग्रिम रीपर है, यानी यमराज, जो ह्यूमन और गॉड के बीच में खड़ा है। सेबेस्टियन उससे पूछता है, कोई ऐसा क्यों करेगा कि एक ग्रिम रीपर होकर बटलर का नाटक करे? गिरेल कहता है, अच्छा सवाल है, लेकिन मैं कहूँगा कि मुझे एक लेडी से प्यार हो गया है और उस लेडी को देखकर तुम शौक हो जाओगे। और तभी गिरेल के पीछे से मैडम रेड आती है, जो देखकर सियाल और सेबेस्टियन शौक हो जाते हैं कि मैडम रेड उसकी तरफ क्यों है। सियाल उससे कहता है, मुझे आप पर पहले से शक था, लेकिन आप
आप मेरी आंटी हो, तो मैंने इस बात को इग्नोर किया। मैडम रेड ये जानकर शॉक होती है कि सियाल को उस पर भी शक था, अपनी आंटी पर। आंट, आप क्रिमिनल हैं, तो हमारा रिश्ता बेकार है। तुम दोनों को देखकर मुझे पता चल गया कि तुम ही जैक द रीपर हो। जैक द रीपर जिन लोगों को मारता है उनमें एक चीज एक जैसी थी। वो सभी लंदन सेंट्रल हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए गए थे, जहाँ आप काम करती हो मैडम रेड। और हमें पता चलता है कि सेबेस्टियन को इस बारे में पहले ही शक हो गया था, पर सियाल इस बात को नहीं मानना चाहता था कि उसकी आंटी ये सब कर सकती है। पर सच तो यही है, मैडम रेड उससे कहती है। पर सच तो यही है सियाल, अगर आज तुम मेरे बारे में पता ना लगाते तो हम साथ में चेस खेल सकते थे, लेकिन तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। तभी ग्रिल अपनी चैंसू पर उस पर अटैक करता है, पर सेबेस्टियन बीच में आकर उसे रोक लेता है। सियाल कहता है कि अब ये क्या चीज है। सेबेस्टियन बताता है ग्रिम रीपर इससे लोगों को काटता है, ये इनका सस्ता ब्लेड है। इस बात से वो उन पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि ये कोई सस्ता वस्ता ब्लेड नहीं है, बहुत ही महंगा है भाई ये। और अगर तुम्हें लगता है कि ये अभी सस्ता है तो पहले मैं तुम्हारे ही 2 टुकड़े करता हूँ। और ग्रिल तो अपनी अलग ही फैंटेसी में खो जाता है, जो देखकर सियाल और सेबेस्टियन का दिमाग बहुत ही खराब होने लगता है। तभी वो कहता है, तुम्हें पता चल गया ना कि लाल रंग मुझे कितना ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सारी औरतों को चैंसू से लाल कर दिया। सेबेस्टियन, मैं तुम्हें भी लाल कर दूंगा। अब सियाल का इन बातों से बहुत ही दिमाग खराब हो जाता है, तो वो डायरेक्ट सेबेस्टियन को ऑर्डर देता है कि ग्रिल को खत्म कर दो। जी माय लॉर्ड। तब भी ग्रिल उस पर अटैक करता है, पर सेबेस्टियन आसानी से उसके अटैक से बच जाता है। सेबेस्टियन की स्पीड को देखकर उसे पता चल गया था कि उसे हराना इतना आसान नहीं होगा, तो वो उसे चकमा देकर उसके पीछे से अटैक करता है, पर सेबेस्टियन अपने हाथों से उसकी चैंसू को रोक लेता है। इधर मैडम रेड सियाल से कहती है, तुम रानी के वफादार कुत्ते हो और मैं तुम्हारा शिकार। ये कहकर मैडम रेड उस पर चाकू से अटैक करती है, जिससे सियाल घायल हो जाता है, जो देखकर सियाल शॉक हो जाता है। पर वो अभी नहीं जा सकता क्योंकि ग्रिल ने अभी उस पर अटैक किया हुआ है। सियाल मैडम रेड से कहता है, आप एक डॉक्टर हो, आप ये कैसे कर सकती हो। मैडम रेड उसका गला पकड़ते हुए कहती है, तुम जैसा बच्चा कभी नहीं समझेगा अगर मैं तुम्हें बता भी दूं। वो उससे कहती है, तुम्हें कभी भी पैदा नहीं होना चाहिए था, जो सुनकर सियाल शॉक हो जाता है। पर तभी अचानक से मैडम रेड को एक फ्लैशबैक आता है। सेबेस्टियन ये देखते ही मैडम रेड को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर सियाल उसे रोक देता है और वो दिखता है कि सेबेस्टियन का कंधा घायल है। उसे पता चलता है कि उसे बचाने के लिए उसने चैंसू से अपना कंधा कटवा लिया और मैडम रेड ने सियाल पर हमला नहीं किया था। तो ग्रिल उससे कहता है, मैडम रेड आपने मुझे बहुत ही शर्मिंदा किया, चलो जल्दी से उस बच्चे को मार दो। पर मैडम रेड ऐसा करना नहीं चाहती थी, वो अपने ही बहन की बेटी को मारना नहीं चाहती थी। उसे अपने पुराने फ्लैशबैक आने लगते हैं, जिससे वो इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि ये मैं नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अब तुम ये बात कर रही हो जब तुमने बहुत औरतों को मार दिया, अगर तुम इसे खत्म नहीं करोगी तो ये तुम्हें भी मार देगा। पर मैडम रेड बिल्कुल मना कर देती है, उसे कहती है लड़का उसका भांजा है। पर तभी ग्रिल उस पर अपनी चैंसू से अटैक कर देता है, जो देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। ग्रिल मैडम रेड से कहता है, अब मुझे तुम में दिलचस्पी नहीं है, जाओ मर जाओ। और वो उसकी मेमोरीज को ऑन कर देता है। ग्रिम रीपर्स की एक खासियत होती है कि वो किसी की भी मेमोरीज को देख सकते हैं। और तभी हमें मैडम रेड का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वो और उसकी बहन यानी सियाल की मॉम सियाल के फादर से मिले थे। मैडम रेड और सियाल के फादर ज्यादातर साथ रहते थे, जिससे मैडम रेड को उनसे प्यार हो गया। मैडम रेड उन्हें बताती है कि उन्हें लाल रंग बहुत ही ज्यादा पसंद है और धीरे धीरे उनमें प्यार बढ़ने लगा। पर उनकी शादी उनसे नहीं हुई थी। सियाल के फादर की शादी उनकी बहन के साथ हुई थी, यानी सियाल की मॉम के साथ। पर मैडम रेड इस वजह से खुश थी क्योंकि उनकी बहन को एक अच्छा लड़का मिल गया, जिसके बाद मैडम रेड ने भी एक आदमी से शादी कर ली, जिससे वो पार्टी में मिली थी। और कुछ साल बाद उनका एक बच्चा भी होने वाला था। हाँ, ये जिंदगी बिल्कुल अलग थी जो वो चाहती थी, पर इससे उन्हें खुशी मिल गई थी। पर एक दिन सब खत्म हो जाता है। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मैडम रेड अपने पति को खो देती है। एक्सीडेंट की वजह से उन्हें अपना बच्चा भी खोना पड़ता है, जिसके बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि वो दोबारा कभी भी मां नहीं बन सकती। कुछ समय में ही उनका सब कुछ छीन गया था। वो जिन लोगों से प्यार करती थी वो लोग उनसे दूर जा रहे थे। ये दर्द और जब बढ़ गया जब सियाल की फैमिली के घर में आग लग गई थी। उनका पूरा घर जल गया था, जिस एक्सीडेंट में सियाल और उसकी मदर मारी गयी। पर उस घर में उन्हें सियाल की बॉडी नहीं मिली थी। इस आग को देखकर मैडम रेड को लाल रंग से बहुत ही नफरत होने लगी। वो अंदर से टूट चुकी थी, जिसके बाद मैडम रेड ने ग्रिम रीपर के साथ हाथ मिला लिया और वो वैश्य औरतों को मारने लगी, क्योंकि बच्चा ना होने का दर्द वही समझ सकती थी। पर एक दिन उन्हें पता चलता है कि अचानक से उनका सियाल नाम का भांजा वापस आ चुका है। उन्होंने जब उसे देखा तो उसके साथ एक बटलर था, जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। उन्हें अपनी जिंदगी में एक चीज तो वापस मिल गई थी, उनकी बहन का बेटा यानी उनका भांजा, जिसे देखकर उनकी जीने की इच्छा वापस बढ़ गई। मैडम रेड घायल होकर नीचे गिर जाती है। ग्रिल उनसे कहता है, मुझे अब तुम्हारा कोई काम नहीं है तो तुम मर सकती हो। और वो अपनी चेंसू को उठाकर वहाँ से जाने लगता है और मैडम रेड अपना दम तोड़ देती है। सियाल उनकी आंखों को बंद करते हुए कहता है,
सेबेस्टियन, मैंने तुमसे कहा था कि जैक द रीपर को खत्म कर दो। ये काम अभी पूरा नहीं हुआ। खड़े मत रहो, उसे मार डालो अभी। सेबेस्टियन हंसते हुए कहता है, जी मेरे मास्टर। तो ग्रेल उससे कहता है, क्या तुम सोचते हो कि तुम एक रीपर को हरा पाओगे? सेबेस्टियन कहता है, ये मेरे मास्टर का ऑर्डर है, इसलिए मुझे ये पूरा करना ही पड़ेगा। एक बटलर होने का यही मतलब है। तभी सियाल मैडम रेड की लाश को अपने कोट से ढक देता है। इधर ग्रेल सेबेस्टियन पर हमला करता है, पर सेबेस्टियन उसे डॉज कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों कूद कर छत पर जाते हैं। इस फाइट से ग्रेल को बहुत ही मजा आ रहा था, पर इसकी बकचोदी देखकर सेबेस्टियन का तो दिमाग खराब हो रहा था। वो उस पर अटैक करता है, पर सेबेस्टियन उसके अटैक से बचकर उस पर अटैक करता है। ग्रेल उससे कहता है, सेबेस्टियन मैं चाहता हूँ कि सुबह कभी ना हो, फिर हम दोनों हमेशा इस तरह प्यार से रह सकते हैं, लेकिन ये जल्दी खत्म होने वाला है। वो अपने सर को उसके सर में मारता है और अपनी चेन्सो से उसे घायल कर देता है। और सेबेस्टियन का खून निकलते ही ग्रेल उसकी मेमोरीज में झांकने लगता है। उसे लगता है आज वो दिन है जब वो सेबेस्टियन के पास्ट को देखेगा, पर उसे सेबेस्टियन के पास्ट में तानाका और हिमी की टीम की बदमाशी दिखती है, जो देखकर वो शौक हो जाता है कि उसका जादू काम क्यों नहीं करा। वो गुस्सा होने लगता है कि ये सब क्या झमेला है। तभी अचानक सेबेस्टियन उसके पीछे आता और कहता है, मेरे अतीत को देखने की तुम्हारी औकात नहीं है, जिससे उसकी फट जाती है और वो पीछे चला जाता है। सेबेस्टियन अपने कोट को उतारते हुए कहता है, अब मैं वो चाल चलने वाला हूँ जो मैं चलना नहीं चाहता था। तुम इससे बच नहीं पाओगे। ओह, तो अब तुम सीरियस हो गए। चलो इस खेल को खत्म करें सेबेस्टियन। वो दोनों हवा में एक दूसरे पर हमला करते हैं। तभी सेबेस्टियन उसकी चेन्सो को अपने कोट से रोक देता है। कोट फंसने की वजह से उसकी आरी बंद हो जाती है। वो गिरकर कहने लगता है कि ये सब क्या झमेला है। वो अपनी चेन्सो को ठीक कर ही रहा होता है कि तभी सेबेस्टियन उससे कहता है, चलो अब हाथ से लड़ने में मजा आएगा। और सेबेस्टियन उसे बुरी तरीके से मारने लगता है। अपने लात घूंसों से वो उसकी ऐसी की तैसी कर देता है। वो उसमें एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो डायरेक्ट नीचे गिरता है। सेबेस्टियन नीचे आकर सियाल से कहता है, ये लो सर, मैंने अपना काम कर दिया। पर नीचे पड़ा हुआ ग्रेल बोलने लगता है, सेबेस्टियन तुम इसकी कीमत चुकाओगे। ग्रेल को अभी भी जिंदा देखकर सेबेस्टियन कहता है, तो सिर्फ हाथों से ग्रिम रीपर को नहीं हरा सकते। तभी वो ग्रेल की चेन उठाकर कहता है कि ये तुम्हें काट सकता है, जिससे तुम पूरे मर जाओगे। और इस सबसे उसकी फटने लगती है। तो अब सेबेस्टियन उसे मारने के लिए तैयार था। ग्रेल रोने लगता है, रुक जाओ, मुझे मत मारो। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि सियाल के माता पिता को किसने मारा? ये सुनकर सियाल शॉक हो जाता है। तभी सेबेस्टियन उस पर हमला करता है, और तभी वहाँ आकर कोई उसे रोक देता है। वो दोनों दिखते हैं कि ऊपर कोई आदमी खड़ा है। वो बंदा अपना नाम बताता है, उसका नाम है विलियम। मैं उस ग्रिम रीपर को संभालने आया हूँ। वो ग्रेल के पास जाकर उसे मारता है और कहता है, ग्रेल तुमने नियम तोड़ा है। सबसे पहले तुमने उन लोगों को मारा जो मरने की लिस्ट में नहीं थे। दूसरा तुमने उसे मारा जिसे मारने के लिए ऑर्डर नहीं आए थे। और वो सेबेस्टियन से सॉरी कहता है इस सब परेशानी के लिए। और वो उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा जब मुझे तुम जैसे डीमन के आगे सर झुकाना पड़ेगा। उसके बाद वो ग्रेल को वहाँ से खींच कर ले जाने लगता है। तभी सेबेस्टियन पीछे से उसकी ओर चेन से फेंकता है, जिसे वो पीछे ना देके 2 उंगलियों से रोक देता है। सेबेस्टियन उससे कहता है, तुम उसे भूल गए, ये तुम्हारे दोस्त का ही है। जिसके बाद वो उसे थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी सेबेस्टियन सियाल के पास आता है और उससे कहता है, मास्टर मुझे माफ करना, जैक द रीपर बचकर भाग गया, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो खड़े होने की कोशिश करता है, पर थकने की वजह से वो गिर जाता है। सेबेस्टियन उसे पकड़ता है, लेकिन वो उसे दूर करके कहता है, मैं ठीक हूँ, अपने पैरों पर खड़ा रह सकता हूँ, पर मैं बस थोड़ा थक गया हूँ और कुछ बात नहीं। फिर हम अगले दिन का सीन दिखते हैं, जहाँ मैडम रेड का फ्यूनरल था। एलिजाबेथ के साथ यहाँ बहुत लोग आए थे। तभी गेट खुलकर चर्च में सियाल आता है, मैडम रेड की रेड ड्रेस के साथ, जो देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो लाल रंग को किसी की मौत पर लाया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सियाल मैडम रेड के पास जाकर कहता है, आप पर सफेद ड्रेस अच्छी नहीं लगती, लाल रंग ही आप पर जचता है। तभी वहाँ लाल फूल की पत्तियां आने लगती हैं, और ये सब काम सेबेस्टियन का था। और हमें मैडम रेड और सियाल के साथ के कुछ फ्लैशबैक दिखाई जाते हैं जब वो छोटा था। और यहाँ हिमी की टीम भी मैडम रेड की मौत की वजह से बहुत ही उदास थी। अब अगले सीन में हम उन्हीं डिटेक्टिव्स को दिखते हैं, जो कि उसी जगह पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जहां मैडम रेड मारी गई। इधर लाओ सियाल से कहता है, तो तुम रानी को नहीं बताने वाले कि ग्रिम द रीपर मारा गया? सियाल कहता है, इसकी जरूरत नहीं है। रानी की इच्छा थी कि हत्या बंद हो जाए, और जैक द रीपर के जाने से हत्या बंद हो जाएंगी। लाओ कहता है, मास्टर आप बहुत ही कमाल है, मैं सावधान रहूंगा कि आप मुझ पर शक न करें। सियाल उससे कहता है, समस्याएं बढ़ रही है, अगर तुम जाना चाहते हो तो यही सही समय है। पर लाओ कहता है, नहीं, मैं अभी थोड़ी
हमेशा मैं यही रहना चाहता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ सियाल उस लेडी की ग्रेव पर होता है जिसे ग्रिल और मैडम रेड ने मारा था, और उनके साथ यहाँ अंडरटेकर भी होता है जिसने उस लेडी की बॉडी को यहाँ लाने में मदद की। सियाल कहता है अगर उस रात मैं वहाँ जल्दी जाता तो मैं इस लेडी को बचा सकता था, लेकिन मैंने जैक द रीपर को पकड़ने का सोचा। मुझे पता था कि वो बच नहीं पाएंगी। मेरा अपना खून, मेरी आंटी। अंडरटेकर उससे कहता है क्या तुम्हें पछतावा है? सियाल कहता है बिल्कुल नहीं। जैक द रीपर चला गया जिससे रानी की चिंता दूर हो गई। अंडरटेकर कहता है रानी, मुझे उससे नफरत है। वो हर काम तुमसे कराती है और खुद चुपचाप बैठकर देखती है। सियाल कहता है ये मेरे परिवार का जीवन है। रानी का पट्टा मेरे गले में है और हमेशा रहेगा। तभी अंडरटेकर गुस्से में उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है मैं प्रार्थना करता हूँ कि कहीं तुम इस पट्टे के साथ लटक न जाओ। कितना बेकार होगा। वो उसे फूल देते हुए कहता है मेरी दुकान पर वापस आना। तुम और तुम्हारे बटलर का हमेशा वेलकम रहेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सेबेस्टियन सियाल से कहता है मास्टर आप दयालु हैं। सियाल उससे कहता है मैं दयालु नहीं हूँ। कितनी बार कहना पड़ेगा? सेबेस्टियन उससे कहता है आप दयालु हो इसलिए आपने मैडम रेड को नहीं मारा। वो कहता है आपके पास उस टाइम गन थी लेकिन आपने फिर भी मैडम रेड को नहीं मारा। क्या आप मैडम रेड को मारने से डरते थे? नहीं, आप में दिल है। आपने उनको नहीं मारा क्योंकि वो आपकी आंटी है, आपकी माँ की तरह। उन्होंने आप पर अटैक किया लेकिन आपने उनको शूट नहीं किया। सेबेस्टियन उससे पूछता है मास्टर उन्होंने आप पर अटैक किया तो आपने उन्हें क्यों नहीं मारा? सियाल कहता है क्योंकि ये तुम्हारा काम था। मुझे लगा तुम मेरी मदद करोगे अपनी जान की चिंता किए बिना, इसलिए मैंने मैडम रेड पर गोली नहीं चलाई। हमारा यही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि तुम मेरा ऑर्डर मानोगे और मेरी सेवा करोगे और मुझे तब तक नहीं मारोगे जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। मैं सोचता हूँ कि एक शैतान के ना तो कोई रूल है ना कोई ईमानदारी, लेकिन तुम शैतान सौदा नहीं करना जानते और अपनी डील के लिए तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे चाहे कुछ भी हो जाए। सेबेस्टियन उससे पूछता है फिर आपने मुझे मैडम रेड को मारने से क्यों रोका? सियाल कहता है जब वो मुझे मारने के लिए आगे बढ़ी तो मैंने उनकी आंखों में दर्द देखा। मुझे पता चल गया कि वो मुझे मारना नहीं चाहती। वो वहाँ से जाते हुए कहता है अब कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा। मैं जो कदम उठाऊंगा मुझे उसका पछतावा नहीं होगा। सेबेस्टियन मैं तुम्हें एक ऑर्डर देता हूँ। तुम ही एक हो जो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। मेरी साइड कभी मत छोड़ना। सेबेस्टियन झुककर उससे कहता है जी मेरे लॉर्ड, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ सियाल के साथ साथ हिमी की टीम एक ट्रिप पर आई हुई थी जिस वजह से वो सब बहुत ही खुश थे और वो यहाँ एक रिजॉर्ट नाम की जगह पर आई हैं। बागड्रॉय कहता है लगता है मास्टर हम यहाँ अपने साथ इसलिए लाए क्योंकि उनका मूड बहुत ही अच्छा है। वो लोग कहते हैं सही कहा। तो सेबेस्टियन सियाल से कहता है ये लोग बहुत ही खुश हैं आपकी वजह से। पर सियाल कहता है मैं उन्हें अकेला घर पर नहीं छोड़ सकता था। अगर मैं उन्हें छोड़ देता तो वो लोग घर की हालत को खराब कर देते। पर तभी उनके रास्ते में कब्रिस्तान आ जाता है जो देखकर हिमी की टीम की फट जाती है। सियाल कहता है तुम सब शांत हो जाओ। मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया कि ये रिजॉर्ट की कंस्ट्रक्शन साइट है जिससे उन्हें थोड़ा सुकून मिलता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सियाल सेबेस्टियन से एक ट्रिप पर चलने को कहता है। सेबेस्टियन उससे पूछता है कि इस मौसम में ट्रिप पर क्यों? सियाल कहता है क्या तुम्हें बियर बैटिंग के बारे में पता है? पर सेबेस्टियन को इसके बारे में नहीं पता होता। तो सियाल बताता है वो लोग भालू को रस्सी या जंजीर से बांध देते हैं और जंगली कुत्तों को उस पर छोड़ देते हैं जिससे उसे कुत्ते उसे काट कर मार देते हैं। इंसानों का एक और अजीब काम। सियाल बताता है कि ये सब चीजें 1835 में बंद हो गई थी लेकिन एक कमी थी, ये कानून कुत्तों पर लागू नहीं हुआ जिसके बाद कुत्ते ही कुत्तों को काटने लगे। आगे सियाल बताता है ये सब जो मैंने तुम्हें बताया हाउंडसवर्थ गांव में ये सब हो रहा है। ये जगह सरकारी कुत्तों को पालने के लिए प्रसिद्ध थी लेकिन बंद दरवाजे के पीछे, और रानी को इस सब से दुख हुआ। हम हेल्थ रिजॉर्ट बनाने के बहाने उस गाँव पर नजर रखेंगे। हमारे वहाँ जाने का यही मकसद है। सेबेस्टियन कहता है एक कुत्तों से भरा गाँव, एक कंस्ट्रक्शन साइट की जगह को संभालना मास्टर आपके लिए ये सब एक नौकर जैसा लगता है। तो इसकी एक वजह है, हमारी फैमिली का यही काम है। अब प्रेजेंट में ट्रिप पर आगे बढ़ते बढ़ते हिमी को एक इंसान दिखता है। जब वो उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो एक बूढ़ी दादी है जिनके साथ एक बच्चा है। लेकिन वो सब दिखते हैं कि ये कोई बच्चा नहीं, कुत्ते का हड्डी का ढांचा है जो देखकर उनकी फट जाती है। वो दादी बताती है यहाँ कोई बच्चा नहीं है, बच्चे को उसने खा लिया, और दादी यहाँ से जाने लगती है। पर ये सब देखकर वो लोग हैरान हो गए थे। जिसके बाद वो लोग गाँव पहुँच जाते हैं और दिखते हैं कि हर एक बंदे पे अपना अपना डॉग है। कुत्तों से भरे हुए गाँव को देखकर सेबेस्टियन कहता है मास्टर मुझे बिल्लियाँ पसंद है, मुझे कुत्तों का शौक नहीं। दूसरे शब्दों में मुझे कुत्तों से नफरत है। उसके बाद ये लोग रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही एक मेड उनका वेलकम करती है जिसका की नाम एंजेला है। और एंजेला को देखकर हिमी का दिल उस पर आ जाता है। उसे पहली बार में ही उससे प्यार हो जाता है। जिसके बाद एंजेला उन्हें घर के अंदर ले जाती है, पर उन्हें अंदर ले जाने की वजह से एंजेला का मास्टर उसे मारने
मारने लगता है क्योंकि सियाल और सेबेस्टियन को अंदर लाके उसने गलती कर दी और इस बंदे का नाम बैरीमोर है। वो एंजेला को मार ही रहा होता है कि सेबेस्टियन उसे रोक लेता है। वो उससे कहता है मुझे रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सियाल कहता है उसे ये करने को मैंने कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरा लेटर मिल गया था। मैं हूँ सियाल फैंटम हाइव। वो बंदा कहता है अबे पिद्दी तू कोई भी हो, मुझे पता है तुम्हें यहाँ रानी ने भेजा है। दूसरी तरफ ही मैं अभी भी एंजेला के बारे में ही सोच रहा था, पर बागड्रोय उसे काम पर लगने को कहता है। अब अगले सीन में सियाल उस आदमी से कहता है कि रानी के आदेश पर मुझे तुम्हारी ये जगह चाहिए। वो बंदा कहता है ये सब चर्चा करने के लायक नहीं है, फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहते हो, मैं ये जगह नहीं बेचूंगा। सियाल कहता है मुझे इसकी वजह बताओ। एक श्राप, ये गाँव बहुत पहले से ही कुत्तों के साथ रहता आया है, जो इसके बीच में पड़ता है श्रापित हो जाता है एक भयानक डर से। यहाँ तक कि तुम्हारी क्वीन भी इस श्राप को नहीं बदल सकती। जो भी हमारे खिलाफ जाएगा उसको बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। सियाल कहता है तो ये मजेदार है, चलो अब मैं भी इस श्राप को देखना चाहूंगा कि ये क्या बला है। और इस सबसे बैरीमोर को बहुत ही गुस्सा आता है। अब अगले सीन में हम मिमी की टीम को एंजेला के साथ देखते हैं और वो भी उन्हीं की तरह एक नौकर है, तो उनकी बहुत ही अच्छी बन रही थी। तभी बैरीमोर की बेल बजती है तो एंजेला को वहाँ से जाना पड़ता है। अब रात के वक्त एंजेला सियाल के रूम में जाती है क्योंकि उसे उससे कुछ बात करनी थी। वो उससे कहती है मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस गांव और इस महल को छोड़ दें, आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए। सियाल उससे पूछता है पर क्यों? पर तभी अचानक से उसे डर लगने लगता है। वो डर के मारी कहने लगती है कि डीमन हाउंड आ गया है। तभी खिड़की पे उन्हें एक डीमन दिखता है। सेबेस्टियन जब वहाँ दिखता है तो वहाँ कोई नहीं होता और जब वो बाहर दिखते हैं तो उन्हें डीमन के पैरों के निशान दिखते हैं। सियाल जब उन्हें दिखता है तो सोचता है कि ये क्या है और डीमन हाउंड की वजह से गांव वाले चिल्ला रहे थे, जिनकी चीखें सुनकर ही मिमी की टीम भी बाहर आ जाती है। वो पूछते हैं कि डीमन हाउंड कौन है? एंजेला बताती है डीमन हाउंड ये गांव में आफत लेके आता है, जो लोग मेरे मास्टर की बात नहीं सुनते उन्हें डीमन हाउंड मार देता है, यही इस गाँव का नियम है। और तभी सारे गाँव वाले भी वहाँ आ जाते हैं, उन्हें बैरीमोर से मिलना था। गाँव वाले एक बंदे की लाश दिखाते हैं जिसे उनके हिसाब से डीमन हाउंड ने मारा है और इस बंदे का नाम जेम्स है, इस नाम को आप याद रखना। तभी वहाँ बैरीमोर आता है और सियाल से उसे छूने को मना करता है और कहता है इसका मतलब जेम्स ने गलती की। गांव वाले कहते हैं हाँ उसने नियम तोड़ा, उसने 5 कुत्तों की जगह 6 कुत्तों को रखा। बैरीमोर कहता है हाँ ये जरूरी था। वो सबसे कहता है इस गांव का नियम मेरे हाथों में है, जो नियम नहीं मानता उसे डीमन हाउंड सजा देता है, डीमन हाउंड मेरी रक्षा करता है। और ये सुनकर वो सभी गाना गाने लगते हैं और जेम्स की बॉडी को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। और ये सब बकचोदी देखकर सियाल का तो दिमाग खराब हो जाता है। अब हम अगले दिन का सीन दिखते हैं जहाँ वो सारे लोग पानी में मजे करते हैं और यहाँ मेरिन बहुत ही शर्मा रही थी क्योंकि उसने आज बहुत ही छोटे कपड़े पहने हैं जो वो कभी नहीं पहनती। पर घर की लौंडे उससे कहते हैं मेरिन चिंता की कोई बात नहीं है, तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। और यहाँ सियाल भी बैठा हुआ था। सेबेस्टियन उससे पूछता है और अब ये डीमन हाउंड का क्या करें? सियाल उससे कहता है मुझे यकीन है कि तुम उसे पकड़ोगे और पता लगाओगे। और सियाल सेबेस्टियन के कानों में कुछ कहता है, जिसके बाद सेबेस्टियन कुछ काम करने के लिए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो सब लंच करने लगते हैं कि तभी गांव के कुछ लोग एक जगह पर जाने लगते हैं क्योंकि जेम्स जो बंदा मारा गया था उसके कुत्ते को सजा मिल रही थी। वो लोग उसे चेन से बांधकर बहुत मारते हैं और अपने कुत्तों को उस पर छोड़कर उसको कटवाते हैं। और ये साले सब चीज का बहुत ही मजा ले रहे थे, इन्हें बिल्कुल भी दुख नहीं था। और उस कुत्ते की इस हालत को देखकर हिमी को कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं, उसे डर लगने लगता है और वो चिल्लाकर उन सबको रुकने को कहता है और वो भागती हुई जाता है और एक लकड़ी की पोल को उठाकर उन कुत्तों को दूर कर देता है। और इनकी ये सब हरकत को देखकर गांव वाले गुस्सा हो जाते हैं, वो लाठी लेकर उन्हें मारने के लिए तैयार होते हैं और ये सब मिलकर सियाल के साथ उन सबको बांध देते हैं। एंजेला बैरीमोर से कहती है मास्टर मैं भीख मांगती हूँ, इन सब लोगों को छोड़ दो। बैरीमोर कहता है ये सब रानी के लोग हैं, अगर वो ये गाँव छोड़ दे तो मैं उन्हें जाने दूंगा। वो सियाल से कहता है इस गाँव से निकल जाओ और रानी से कहना कि इसे कभी हाथ न लगाए। सियाल कहता है तुम अपने छोटे से गाँव को बचाने के लिए कितनी छोटी चालें चल रहे हो, अगर यहाँ कोई डीमन हाउंड है तो मैं उसे देख कर ही जाऊंगा। जिससे बैरीमोर को गुस्सा जाता है और वो अपने कुत्तों को सियाल पर छोड़ देता है, पर सेबेस्टियन वहाँ आकर उन्हें पेल देता है और सियाल से माफी मांगता है कि वो लेट हो गया। तभी बैरीमोर अपने कुत्तों से कहता है जाओ उस बंदे को मार दो। और इतने कुत्तों की आवाजें सुनकर सेबेस्टियन कहता है कितनी बेकार आवाजें हैं, इसलिए मैं कुत्तों से नफरत करता हूँ। और वो उन्हें अपनी आंखें दिखाता है जिससे वो कुत्ते शांत हो जाते हैं, उनकी फट जाती है। बैरीमोर कहता है कि भाई अब इन्हें क्या हुआ? तभी सियाल कहता है बैरीमोर तुम्हारा खेल खत्म और गाँव वालों को बताता है गाँव के लोग मेरी बात
सुनो, यहाँ कोई डीमन हाउंड नहीं है। ये बैरीमोर बस गाँव पर राज करना चाहता है। वो सियाल से पूछता है कि तुम ये कैसे कह सकते हो। तभी सेबेस्टियन एक डॉग का स्कल दिखाते हुए कहता है, ये देखो, ये मुझे तुम्हारे घर में मिला, मैंने पहले ही देख लिया था। ये डैन जेम्स के निशान से मिलता है। और वो उन्हें एक प्रोजेक्टर दिखाता है जो कि बैरीमोर का है, जिससे वो सबको डीमन हाउंड की एक परछाई दिखाता है और मामूली कुत्ते पर रंग डाल देता है, जिससे अजीब तरह के पैरों के निशान बन जाते हैं। सियाल कहता है, ये सब झूठ है। डीमन हाउंड का डर गाँव पर राज करने के लिए बनाया गया है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि तुम हो बैरीमोर। बैरीमोर कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है। तभी सेबेस्टियन जेम्स के कुत्ते के मुंह में से कपड़ा निकालता है और उन्हें दिखाते हुए कहता है, बैरीमोर, ये तुम्हारी पैंट का टुकड़ा है। उसने तुम्हारे पैर पर काटा था जब वो जेम्स को तुमसे बचा रहा था। अब बैरीमोर को पता चल जाता है कि अब उसका भांडा फूट चुका है, तो वो डर कर यहाँ से भागने लगता है। पर गाँव वाले उसे रोक लेते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने जेम्स को मारा और डीमन हाउंड की कहानी झूठी है, और वो सब उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। पर यहाँ जेम्स के कुत्ते की मौत हो जाती है और हिमी को उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने आखिर तक अपने मालिक की जान को बचाया। अब रात के समय खिड़की से देखते हुए सियाल कहता है, तो ये केस भी खत्म हुआ और अब वो इस गांव को छोड़ने वाले हैं। तभी हमें एंजेला को दिखते हैं, जो कि घर के बाहर से किसी को देख रही थी। और यहाँ बैरीमोर जेल में बंद था और चिल्लाने लग रहा था, मुझे छोड़ दो, डीमन हाउंड मुझे मारने के लिए आ रहा है। तभी हम दिखते हैं कि बैरीमोर के पीछे कोई आ जाता है, जिसके बाद बैरीमोर चीखता है। उसकी चीखें सुनकर जब हिमी की टीम वहाँ आती है, तो दिखते हैं कि बैरीमोर को किसी ने बहुत ही बेरहमी तरीके से मार दिया था और ये कोई इंसान का काम नहीं है। और सियाल सेबेस्टियन भी ये देखकर शॉक हो गए थे। पर तभी थोड़ी देर बाद गाँव से उनके पास एक आदमी आता है और उन्हें बताता है कि डीमन हाउंड आ गया है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। और हम दिखते हैं कि सारे गांव के लोग प्रेयर कर रहे थे कि सफेद डॉग अच्छा है, काला डॉग बेकार है। और हम दिखते हैं कि डीमन हाउंड ने बैरीमोर को उसी जगह पर बांध दिया था जिस जगह पर वो कुत्तों की बलि देता था। सेबेस्टियन जब उसे दिखता है तो उसकी लाश की हालत बहुत ही खराब थी, जिससे गाँव वाले और डर जाते हैं और डीमन हाउंड से माफी मांगने लगते हैं। और इस सब की वजह से एंजेला बेहोश हो जाती है। अब घर आकर सेबेस्टियन सियाल से कहता है, ये कितनी शर्म की बात है मास्टर, आपने पहले कहा था केस पूरा हो गया। सियाल उससे कहता है, तुम चुप रहो। और हमें पता चलता है कि एंजेला थकने की वजह से बेहोश हो गई थी। सियाल कहता है, मैंने सोचा हमने डीमन हाउंड को पकड़ लिया है, वो बैरीमोर था जो गाँव पर कब्जा करने के लिए लोगों को डरा रहा था, पर अब वो मर चुका है, तो ये डीमन हाउंड कैसे आया। हिमी कहता है, मुझे तो लगता है डीमन हाउंड असल में है। तभी सेबेस्टियन कहता है, हाँ तुम सही हो, क्योंकि ये किसी इंसान का काम तो नहीं है। उसके बाद सियाल सेबेस्टियन से पूछता है, तुमने पहले कहा था कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, तो ये कौन हो सकता है। क्या इसके पीछे जैक द रीपर का हाथ तो नहीं, क्योंकि वो दोबारा दिखाई नहीं दिया। सेबेस्टियन कहता है, मैं हैरान हूँ कि आप इतनी जल्दी सीख रहे हो। सेबेस्टियन उससे कहता है, अब चिंता मत कीजिए, हम इस केस को भी देख लेंगे। इधर फीनी और मेरिन को एंजेला की चिंता हो रही थी, तो दोनों उसे देखने के लिए उसके रूम में जाने लगते हैं। पर वो दिखते हैं कि उसके डोर का रूम खुला हुआ है और वहाँ से खट्टी मीठी आवाजें आ रही थी। और जब वो उस डोर से थोड़ा सा झांकते हैं, तो एंजेला एक बंदे के साथ कुछ तो कर रही थी, और तुम्हें पता ही है वो क्या कर रही है। और ये सब देखकर मेरिन शॉक हो जाती है। वो कहती है कि एंजेला ऐसी औरत है, मुझे तो लगा ही नहीं था। पर यहाँ फीनी का दिल पूरा टूट चुका था, क्योंकि वो एंजेला को पसंद करता था। वो चिल्लाते चिल्लाते घर के बाहर जाकर जंगल में चला जाता है और मेरिन कहती है कि अब इसे क्या हो गया। अगली सुबह जब वो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, तो फीनी एंजेला से दूर हो जाता है और वहाँ से तेजी से भाग जाता है। एंजेला सोचती है कि अब इसे क्या हुआ। यहाँ जंगल में फीनी बहुत ही उदास था, क्योंकि जिस औरत को वो पसंद करता था वो तो किसी और के साथ ही मजे कर रही थी। पर तभी फीनी के पास भागती हुई मेरिन आती है और अगले सीन में हमें पता चलता है कि एंजेला कहीं गायब हो गई है, वो कहीं नहीं मिल रही। उसने कहा था कि वो कुछ दवाइयाँ लेने गई है, क्योंकि उसे लगा था कि फीनी बीमार है। और फीनी को ये सुनकर बुरा लगता है कि लोगों को बाहर डीमन हाउंड का डर है। तब भी एंजेला बाहर उसके लिए दवाइयाँ लेने गई, तो वो सब एंजेला को बाहर ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। उनके जाते ही सियाल सेबेस्टियन से कहता है, लगता है मैंने भीड़ इकट्ठा कर दी, मेरे लिए सो तैयार करो सेबेस्टियन। और यहाँ ही की टीम एंजेला को ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान में आ गए थे, जहाँ लाशों का ढेर था। और उन्हें एक लाश का हाथ दिखता है और हाथ के रिंग को देखकर उन्हें पता चलता है कि ये तो बैरीमोर है। पर तभी अचानक से वहाँ कोई आ जाता है, तो वो सब जाकर पत्थर के पीछे छिप जाते हैं और हम दिखते हैं कि वहाँ एक नंगा बंदा आ जाता है। हिमी की टीम को रियलाइज होता है कि ये तो वही बंदा है जो पिछली रात एंजेला के साथ गपागप कर रहा था। और मेरिन दिखती है कि उसने कुछ नहीं पहना। वो बंदा बैरीमोर के हाथ को उठाकर दूसरी जगह पर लगा देता है। तो बागड्रोई को शक होता है कि शायद यही वो
बंदा है जिसने बैरीमोर को मारा। उन्हें लगता है कि शायद एंजेला ने उससे ये सब करने को कहा होगा, पर हिमी कहता है कि एंजेला ऐसा नहीं करेगी, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। पर उनकी आवाज से वो बंदा उन्हें देख लेता है। पर तभी वहाँ कब्रिस्तान में बहुत सारे गाँव वाले आ जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि डीमन हाउंड हमसे गुस्सा हो गया है, उसका गुस्सा शांत करने के लिए हम वाटरफॉल के नीचे प्रेयर करेंगे जिससे वो हमें छोड़ दे। वो सब बताते हैं कि रात भर हमें डीमन हाउंड की आवाज आ रही थी, हम उससे डर गए, पर मेरिन को पता था कि ये कोई डीमन हाउंड नहीं, हिमी था जो कि एंजेला को दूसरे मर्द के साथ देखकर रात भर चिल्ला रहा था। तभी हिमी नोटिस करता है कि वो नंगा बंदा यहाँ से गायब हो गया है, तो वो उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक बड़ा सा डॉग आ जाता है। उन्हें पता चलता है कि ये तो डीमन हाउंड है। वो उसे देखकर डर जाते हैं, पर हिमी अपनी बहादुरी दिखाते हुए उससे लड़ने लगता है। पर वो कुत्ता हिमी को उसकी औकात दिखा देता है और उस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी सेबेस्टियन आकर उसे रोक लेता है और उससे कहता है तुमने बहुत ही अच्छे से हाथ मिलाया, हालांकि तुम बहुत ही भारी हो, और उसे उठाकर दूर फेंक देता है। और हम दिखते हैं कि यहाँ सियाल भी आ गया था। वो सेबेस्टियन से कहता है समय बर्बाद करना बंद करो, ये खेलने का वक्त नहीं है। सेबेस्टियन कहता है अब तुम सब चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और तभी डीमन हाउंड खड़ा होता है, पर तभी सेबेस्टियन एक डॉग फूड निकालता है जो देखकर डीमन हाउंड के मुंह में पानी आ गया था। वो उसे खाने के लिए जल्दी से उसके पास जाने लगता है। सेबेस्टियन कहता है कुत्तों को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है उस पर हावी हो जाओ, अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो इनाम और सजा। वो डीमन हाउंड के ऊपर जाकर उसके साथ खेलने लगता है जिससे डीमन हाउंड भी थोड़ा शांत होता है। सब ये देखकर शौक हो गई थी कि सेबेस्टियन ये क्या कर रहा है, और तभी सेबेस्टियन उसमें एक लात मारता है जिससे उसे गुस्सा जाता है, पर सेबेस्टियन खाना दिखाकर उसे शांत कराता है और ऐसे ही करते करते वो उसे बहुत मारता है। वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। सियाल ये सब देखकर कहता है कितना मजेदार शो है, और सेबेस्टियन उस कुत्ते के गले लगता है और तेजी से उसे हवा में ले जाकर नीचे पटक देता है, और नीचे गिरने की वजह से वहाँ एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो गया था। वो सब उसके पास जाकर देखने लगते हैं कि सेबेस्टियन जिंदा भी है या नहीं, पर तभी अचानक से गड्ढे में से गर्म पानी का झरना निकलता है और सेबेस्टियन उस झरने के ऊपर उस डीमन हाउंड वाले बंदे के साथ आता है। और ये सब देखकर सभी शौक हो जाते हैं, पर वो खुश थे कि सेबेस्टियन ने डीमन हाउंड को हरा दिया। सेबेस्टियन स्टाइल में नीचे आता है, एक फैंटम हाई बटलर होने के नाते मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। पर तभी वो बंदा उसे चाटने लगता है, जो देखकर मेरिन कहती है पहले एंजेला के साथ अब सेबेस्टियन के साथ ये बंदा बहुत ही डरगी है। और तभी वहाँ एंजेला आती है और एंजेला को देखते ही वो बंदा उसे गले लगा लेता है, जो देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। एंजेला से हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम प्लूटो है। उसके बाद वो सबको बताती है कि ये मुझे पिछले महीने ही मिला था, मुझे कुत्तों से प्यार है और ये इतना प्यारा था कि मुझे इसे खाना खिलाना पड़ा। ये बहुत ही प्यारा है, पर इसकी एक बुरी आदत है कि जब ये बहुत ही खुश होता है तो एक इंसान बन जाता है। बार्ड्रोय गुस्सा होने लगता है कि तुम इसे आदत कहती हो और तुमने किसी को ना बताई इसे अपने पास रखा, क्या तुम पागल हो। एंजेला बताती है बैरीमोर डीमन हाउंड का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन सच में उसे ज्यादा डर लगता था। मैंने सोचा अगर उसने इसे पकड़ लिया तो क्या होगा। मुझे लगता है मैं बहुत ही स्वार्थी हो गई थी, मुझे नहीं पता था ये मेरी वजह से बैरीमोर को मार देगा। और वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि क्या आप इसे अपने साथ फैंटम हाइव में रख सकते हैं, अगर वो सियाल के साथ रहेगा तो सेफ रहेगा। पर सेबेस्टियन इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसे कुत्तों से नफरत है, पर सियाल को यही तो बात पसंद है। वो प्लूटो को रखने के लिए मान जाता है और ये बात सेबेस्टियन को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और सभी गांव वालों को पता चल जाता है कि उनके गांव से डीमन हाउंड का श्राप चला गया, तो वो उस गर्म झरने के पास आकर भगवान का शुक्रिया करने लगते हैं। अब अगली सीन में हम दिखते हैं जहाँ सियाल अपने घर जाने के लिए तैयार था और एंजेला भी प्लूटो को वहाँ जाने के लिए तैयार कर रही थी। तभी बार्ड्रोय गुस्से में कहता है प्लूटो अगर तुम हमारे साथ शहर जा रहे हो तो कुछ कपड़े पहन लेना। एंजेला कहती है मैं एक दिन प्लूटो से मिलने आऊंगी, तो सेबेस्टियन कहता है काश मैं मना कर पाता। बहुत से लोग हैं जो डीमन हाउंड को काबू कर पाते हैं, डीमन हाउंड को काबू करने की ताकत तुम्हारे पास है। तभी सियाल उसे वहाँ से चलने को कहता है और ये इस गाँव को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ सियाल हिमी की टीम को एक काम देता है और वो लोग खुश हो जाते हैं कि आखिरकार मास्टर सियाल उन्हें कुछ काम देने वाले हैं, उन्हें हम पर भरोसा हो गया। सियाल उन्हें कैमरा दिखाते हुए बताता है कि तुम्हें इससे सेबेस्टियन की फोटो लेनी है। वो लोग सोचते हैं कि सेबेस्टियन की फोटो लेनी है, ये तो बहुत ही आसान काम है। तो सियाल उन्हें बताता है कि ये कैमरा कोई मामूली कैमरा नहीं है, अगर इससे तुम किसी भी शख्स की फोटो लेते हो तो उसमें उसके साथ वो शख्स दिखेगा जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता हो और उसके बारे में सोचता हो। और सियाल ये पता लगाना चाहता था कि आखिर सेबेस्टियन सबसे ज्यादा किसको प्यार करता है और किसके बारे में सोचता है।
हिमी की टीम को लगता है कि ये तो बहुत ही आसान काम है, उन्हें बस सेबेस्टियन का एक फोटो लेना है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो लाइब्रेरी में सेबेस्टियन का पीछा करते हैं, पर सेबेस्टियन को उनके बारे में पता चल जाता है और वो अपना काम इतनी तेजी से करता है कि उनका कैमरा उसे कैप्चर तक नहीं कर पाता। तो वो उसका फोटो लेने के लिए और प्लान्स बनाते हैं, पर सेबेस्टियन उनके सारे प्लान्स पर पानी फेर देता है। उसके बाद सेबेस्टियन बाहर आता है तो वो दिखता है कि प्लूटो आराम से सो रहा था और उसे कुत्तों से बहुत ही नफरत है। तो वो एक बिल्ली के साथ खेलकर प्लूटो को चिढ़ाने लगता है, जो देखकर प्लूटो की जल जाती है और वो जाकर सेबेस्टियन से चिपक जाता है। और यहाँ सियाल बहुत ही परेशान था क्योंकि हिमी की टीम अभी तक अपना मिशन पूरा नहीं कर पाए। पर तभी वहाँ लाओ आता है और कहता है कि वो ये काम कर लेगा, वो सेबेस्टियन का एक फोटो ले सकता है। पर लाओ भी सेबेस्टियन का एक भी फोटो नहीं ले पाता। उसे लगता है कि सेबेस्टियन लड़की के झांसे में फंस जाएगा, लेकिन सेबेस्टियन ठरकी तो नहीं है, वो उसके प्लान से भी बच जाता है और इनका सेबेस्टियन का फोटो खींचने का प्लान पूरा फेल हो जाता है। ये उसका एक भी फोटो नहीं ले पाते और न ही जान पाते हैं कि सेबेस्टियन सबसे ज्यादा किसको प्यार करता है और किसके बारे में सोचता है। अब हम दिखते हैं कि एक चोर कुछ लोगों से बचकर भाग रहा था क्योंकि इसने एक रिंग चुराई है जिसे कि वो लेना चाहते हैं। वो बंदा कहता है ये रिंग मेरी है, मैं इसे किसी को लेने नहीं दूंगा। पर तभी वहाँ एक बंदा आकर उससे कहता है वो रिंग तुम पर अच्छी नहीं लगती, ये रिंग अपने मालिक की तलाश में है। और वो उस चोर को मारकर ब्रिज के ऊपर से फेंक देता है। जो बंदे उसके पीछे पड़े थे ये सब देखकर वो कहते हैं क्या ये ब्रिज पर से कूद गया, या पागल है क्या। अब अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ सियाल और सेबेस्टियन फिर से लंदन आए हुए थे क्योंकि यहाँ एक मेला लगा है जो कि साल में सिर्फ एक बार लगता है। दूसरी तरफ हम दिखते हैं कि एलिजाबेथ भी इस मेले में आई हुई थी क्योंकि वो भी लंदन में ही रहती है। हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ यहाँ इसलिए आई है क्योंकि सियाल का बर्थडे आने वाला है और वो उसके लिए एक गिफ्ट लेना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि सियाल उससे नाराज है क्योंकि उसने उसकी रिंग तोड़ दी थी। उसकी प्योला नाम की सर्वेंट उसे कहती है माय लेडी ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हो। और हम दिखते हैं कि वो बंदे भी यहाँ आए हुए थे जो कि उसी चोर के पीछे पड़े थे और उन्हें वो रिंग भी चाहिए जिस रिंग को लेकर वो इस ब्रिज से कूद गया था। मेले में घूमते घूमते सियाल को एक दुकान मिलती है जिसमें उसी की कंपनी के नकली खिलौने रखे हुए थे। सियाल समझ जाता है कि ये बोट तो नकली है क्योंकि उसकी कंपनी ने बस ऐसी 3 बोट बनाई थी जिनमें से एक उसके पास थी और बची 2 बोट्स को भी बेच दिया था। पर तभी वहाँ वही इंस्पेक्टर आता है जो कि मैडम रेड के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। सियाल उससे कहता है कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो। वो बंदा कहता है मैं यहाँ अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा। सियाल वहाँ से जाने लगता है पर वो बंदा उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर सेबेस्टियन उसके हाथ को हटा देता है और उससे कहता है मुझे माफ करना, लेकिन तुम देख सकते हो कि मेरे मास्टर बहुत ही सेंसिटिव हैं। मुझे लगता है कि आपको उनसे थोड़े आराम से बात करनी चाहिए। अब अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। सियाल उससे पूछता है अब बताओ एबरलाइन तुम यहाँ क्यों आए। एबरलाइन कहता है आज सुबह इस बर्फ के नीचे एक आदमी की लाश मिली, वो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था। हम उसके हत्यारे को ढूंढ रहे हैं और उस रिंग को भी। वो एक नीले हीरे की अंगूठी है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। पर तभी वहाँ अचानक लाओ आकर कहता है नीला हीरा डायमंड, उसकी चमक बहुत ही सुंदर है और वो बहुत चमकता है। कहा जाता है कि जो भी उस रिंग को पहनता है उसका विनाश ही होता है। एबरलाइन उससे पूछता है तुम होप पीस के बारे में कैसे जानते हो। सियाल कहता है कि तो उस रिंग का नाम होप पीस है। पर वो लाओ से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लाओ बताता है कि ये मेरी जगह है और ये सारी लड़कियाँ भी मेरी हैं जिनसे ठरकी कस्टमर खींचे हुए आते हैं। जिसके बाद सियाल एबरलाइन से कहता है आप जिस होप पीस की बात कर रहे हो वो सुनने में काफी मजेदार है, क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं। तभी लाओ कहता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। होप पीस उस ब्लू डायमंड का नाम है जो कि उस रिंग में होता है। इस डायमंड से बनी रिंग को बहुत रानियों ने पहना है और कहते हैं कि जो भी उस रिंग को पहनता है उसकी जिंदगी नष्ट हो जाती है जैसे उन रानियों की हुई। इसने सभी को बर्बाद कर दिया। पर एक बार चोरी होने के बाद इसके 2 टुकड़े कर दिए गए जिनमें से एक हिस्सा सियाल के पास है और एक पता नहीं कहाँ है। सियाल उससे पूछता है एबरलाइन तुम उसी टुकड़े को ढूंढ रहे हो। एबरलाइन कहता है हाँ वो कुछ समय पहले ही चोरी हो गया। ये सुनकर सियाल कहता है ये तो मजेदार है, मुझे इसकी जानकारी दो और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। अगले सीन में हम एलिजाबेथ को दिखती है जो कि सियाल के लिए एक भी प्रेजेंट नहीं ढूंढ पाई थी जिस वजह से उसे गुस्सा आ जाता है। और यहाँ हम दिखते हैं कि सियाल अंडरटेकर के पास आया हुआ था। अंडरटेकर ने मेले में भी अपनी दुकान लगा ली। अंडरटेकर मुझे उस रिंग के बारे में बताओ। एबरलाइन उससे कहता है हमें बताया गया है कि एक जमी हुई लाश की देखभाल आज सुबह तुमने की। जहाँ लाश मिली थी उसके पास ही उसे दफनाया जा सकता है। लंदन का एक समझदार आदमी होने के नाते मैं तुमसे मदद चाहता हूँ मिस्टर अंडरटेकर। अंडरटेकर हंसते हुए कहता है इंस्पेक्टर मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ।
मैं तुम सबको रिंग के बारे में बताता हूँ। अब अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ वो उन सबको एक आइस के स्टैचू के पास ले आया था और उस स्टैचू के हाथ में ही वो रिंग थी, जो देखकर वो सब लोग शॉक हो जाते हैं कि इतना आसान काम था। तो एबर लायन उस रिंग को निकलवाने लगता है, पर तभी एक बुड्ढा आकर उन्हें रोक देता है। तभी हम दिखते हैं कि वहाँ विस्काउंट रूट भी था और उनसे कहता है ये मूर्ति बस जीतने वाले को मिलेगी, तुम्हें उसे छूना नहीं चाहिए। और ये देखकर सियाल और सेबेस्टियन शॉक हो जाते हैं कि विस्काउंट जिंदा कैसे है, क्योंकि उन्होंने तो इसे मार दिया था। तभी एबर लायन उससे कहता है माफ करना, पर इस मूर्ति को स्कॉटलैंड ले जाया जाएगा। वो बुड्ढा गुस्से में कहता है बिल्कुल नहीं, ये मेला यहाँ के नागरिकों के लिए त्योहार है, यहाँ तक कि स्कॉटलैंड भी इसमें दखल अंदाजी नहीं दे सकता। विस्काउंट कहता है सुंदर चीज की तारीफ करनी चाहिए और तुम इस सुंदर मूर्ति को बिगाड़ देना चाहते हो, कितने मादर चो। ये सुनकर बुड्ढा कहता है लॉर्ड विस्काउंट, यहाँ आप ही हो जो इस मूर्ति की सुंदरता को समझ सकते हो। बुड्ढा उन सबसे कहता है अगर तुम इस मूर्ति को लेना चाहते हो तो इस कॉन्टेस्ट को जीतना पड़ेगा। सियाल कहता है मैं समझ गया, रिंग उसकी होगी जो कि कॉन्टेस्ट को जीतेगा, मुझे ये पसंद आया। एबरलाइन कहता है सियाल तुम उस रिंग को नहीं ले सकते, जो भी उस रिंग को लेता है उसका मालिक गायब हो जाता है, ये एक श्रापित डायमंड है। सियाल कहता है श्रापित, ये मुझे सूट करता है। तभी अंडरटेकर उससे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारी फैमिली रिंग ब्लू डायमंड की है। सियाल कहता है हाँ ये रिंग मेरा हिस्सा है। और वो सेबेस्टियन से कहता है सेबेस्टियन इस कॉन्टेस्ट को जीतो। यस माय लॉर्ड। जिसके बाद कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है और यहाँ एलिजाबेथ अभी भी उदास थी कि वो सियाल के लिए अभी तक एक भी गिफ्ट नहीं ढूंढ पाई। पर तभी उसकी नजर उस बोर्ड पर जाती है और उसे पता चलता है कि ये तो सियाल के लिए बहुत ही खास है। उसकी कंपनी में बस ऐसी 3 बनाई गई थी, तो वो इसे लेने के लिए तैयार हो जाती है, पर उसे नहीं पता कि ये तो नकली है। यहाँ कॉन्टेस्ट स्टार्ट होते ही सब अपने काम पर लग जाते हैं। एबरलाइन अपने हेड ऑफिसर का एक स्टैचू बनाता है जो कि किसी को पसंद नहीं आता, और लाओ एक टर्की स्टैचू बनाता है जिसके सामान को उसे छुपाना तक पड़ता है। सियाल उस पे गुस्सा होता है कि ये साले तू क्या कर रहा है, और सारे लोग उसे फेल कर देते हैं, पर विस्काउंट उसे पास करता है क्योंकि भाई ये तो है ही टर्की। यहाँ सियाल सेबेस्टियन से पूछता है क्या तुम इसे जीत पाओगे, आपने मुझे ऑर्डर दिया है तो मैं हारने नहीं वाला। जिसके बाद सेबेस्टियन एक बर्फ से बनी हुई एक बहुत बड़ी बोट बनाता है, जो देखकर ये लोग शॉक हो जाते हैं कि अकेले इसने ये सब कैसे कर लिया। पर सेबेस्टियन कहता है ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है दोस्तों। और उस बोट के अंदर से एक और स्टैचू निकलता है और ये देखकर सारे जज उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। विस्काउंट भी ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, और सेबेस्टियन को जीतता देख वो जो बंदे चोर के पीछे पड़े हुए थे उन्हें गुस्सा आ जाता है। उन्हें लगता है कि ऐसे तो सेबेस्टियन उस रिंग को जीत जाएगा। वो गन निकालकर सबसे कहता है रुक जाओ, ये रिंग हमारी है और हम इसे वापस ले रहे हैं, ये मत कहना कि तुम चोर हो। वो बंदा कहता है कि हाँ हम चोर हैं, वही चोर जिनके बारे में लंदन में बहुत बात हो रही है, और इस बंदे के पास बहुत सारे बॉम्ब्स होते हैं। वो उन सबको वार्न करता है कि अगर वो यहाँ से नहीं भागे तो वो इन सारे बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देगा, जिससे सारे लोग डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। पर सियाल नहीं भागता। वो कहता है सेबेस्टियन जैसा मैंने कहा वैसा करो। यस माय लॉर्ड। तभी एबरलाइन सियाल से कहता है क्या तुम भागने नहीं वाले, क्या तुम मरना चाहते हो, तुम यहाँ से निकलो, मेरी चिंता मत करो। वो सियाल को लेने के लिए जाने लगता है और वो बंदा उसे अपनी गन से रोकते हुए कहता है बच्चे क्या तुम भागना नहीं चाहते। सियाल कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत तुम्हें है। तभी सेबेस्टियन स्केट करते हुए उसके हाथ से गन ले जाता है, जो देखकर वो लोग शॉक रह जाते हैं। वो उस पर फायरिंग करते हैं पर सेबेस्टियन आसानी से उनसे बच जाता है, और ऐसे भी माहौल में वो उसे इसके लिए भी जिताने लगते हैं। सेबेस्टियन सियाल को उठा लेता है और वो बंदा उस पर बॉम्ब फेंकने लगता है, और उसके बंदे उसे बताते हैं कि वो आइस के ऊपर है, और जब तक उसे रियलाइज होता वो आइस टूट जाती है। पर सब लोग दिखते हैं कि सेबेस्टियन ने सियाल को भी बचा लिया था, और ये देखकर सारे लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। सियाल कहता है तुम तो आज मुझे मरवा ही देते, जिसके लिए सेबेस्टियन उससे माफी मांगता है, और हम दिखते हैं कि उस स्टैचू के साथ ही वो दूसरी रिंग भी पानी में डूब जाती है। सियाल कहता है ये अच्छा होगा कि होप भी समुद्र की गहराई में डूब जाए और लंदन का श्राप चला जाए। और यहाँ एलिजाबेथ को मालूम पड़ता है कि जो बोट उसने सियाल के लिए ली है वो एक नकली बोट है, जिस वजह से उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो रोने लगती है कि आखिर अब वो सियाल को खुश कैसे करे, पर तभी उसे बोट में से वही रिंग मिलती है, होप पीस। दूसरी तरफ एक बंदा अपने मास्टर से कह रहा था मास्टर क्यों ना होप पीस को एक नया मालिक दे दिया जाए। अब हम अगले दिन का सीन दिखते हैं जहाँ एली सियाल के घर जाकर उससे चिपक जाती है और वो उसे गिफ्ट देती है जिसमें वही रिंग है, पर अचानक वो दिखती है कि सियाल के हाथ में तो
पहले से ही वो रिंग है जो कि उससे टूट चुकी थी। वो उससे पूछती है कि ये वापस कैसे आई, तो सियाल बताता है कि सेबेस्टियन ने इसे ठीक कर दिया। सेबेस्टियन कहता है कि फैंटम हाइव बटलर होने के नाते मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। एली इस बात को जानकर शौक होती है और उदास भी होती है क्योंकि वो रिंग जुड़ चुकी है। अब सियाल को न्यू रिंग देने का कोई मतलब नहीं रहा। वो सियाल के हाथों से वो गिफ्ट का बॉक्स छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। सियाल कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो यहाँ आई क्यों। तभी सेबेस्टियन कहता है कल आपका बर्थडे है ना मास्टर, मुझे लगता है कि एलिजाबेथ यहाँ इसलिए आई थी। मास्टर क्यों ना बर्थडे पार्टी रखी जाए। सियाल कहता है कल मेरा बर्थडे है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ बचपन में सियाल अपने जन्मदिन की वजह से बहुत ही खुश था। वो रास्ते में सबको बता रहा था कि उसका बर्थडे आने वाला है, पर उसके बर्थडे पर उसके घर में आग लग। वो जब भागकर अपने पेरेंट्स के कमरे में गया, इतनी छोटी उम्र में उसने देखा कि उसके माँ बाप उस आग में जल रहे थे। सियाल ये देखकर शॉक हो गया। उस रात उसकी माँ उसे कहानी सुनाने वाली थी। और हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ सियाल के ऊपर एक निशान बनाया जा रहा था जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तो अब इसलिए सियाल को लगता है कि ये बर्थडे जैसी चीज बेकार है, उसे उनसे नफरत है। दूसरी तरफ एली काफी उदास थी क्योंकि अब वो सियाल को वो रिंग नहीं दे सकती क्योंकि उसकी रिंग जुड़ चुकी है। पर तभी वो रिंग चमकने लगती है और एली गाड़ी से जब बाहर दिखती है तो बाहर एक आदमी था। उसे दिखते ही पता नहीं वो उसके कंट्रोल में हो जाती है और गाड़ी से उतरकर उसके पीछे चली जाती है। उसकी सर्वेंट दिखती है कि एली यहाँ से गायब है, वो भी उस ब्लू रिंग के साथ। एली यहाँ भाग भाग कर उस बंदे का पीछा करने लगती है और भागते भागते एक जगह पर पहुँच जाती है जहाँ उसे गिफ्ट स्टोर मिलता है जहाँ बहुत सारी डॉल्स थी। वो उस स्टोर के अंदर जाती है तो वही बंदा उसका वेलकम करता है और वो एली के हाथ में उस रिंग को देखकर कहता है वो रिंग कितनी शर्म की बात है, इस रिंग ने आपको अपना मालिक नहीं बनाया। वो उसके पास जाकर उसकी आंखों की तारीफ करने लगता है पर एली उसे हाथ नहीं लगाने देती और कहती है कि मैं सिर्फ सियाल से प्यार करती हूँ, उसके अलावा मुझे कोई नहीं छू सकता। वो बंदा उससे कहता है तुम्हारी आंखों का रंग बहुत ही गहरा है, मैं देख सकता हूँ कि तुम दुखी हो। इस बात को सुनकर एलिजाबेथ रोने लगती है और उसे सारी बात बता देती है कि उसे सियाल के लिए ऐसा गिफ्ट चाहिए जिससे वो खुश हो जाए। चिंता मत करो, यहाँ बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, तुम यहाँ से कुछ भी ले सकती हो। और एली यहाँ की चीजों को देखकर खुश हो जाती है। तभी वो बंदा एली से कहता है इतने सारे गिफ्ट्स को देखकर तुम कंफ्यूज हो जाओगी, तो चलो मैं सोचता हूँ तुम एक खास आदमी के लिए तोहफा चाहती हो तो सबसे अच्छा गिफ्ट रहेगा तुम खुद। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सियाल को मालूम पड़ता है कि एलिजाबेथ कहीं गायब हो गई है। उसकी सर्वेंट को भी नहीं पता कि वो कहाँ गई, तो सियाल उसे ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लगता है। तभी सेबेस्टियन उसे एक लेटर दिखाता है जो कि उसके लिए रानी ने भेजा है। उसे पता चलता है कि स्कॉटलैंड में लड़कियाँ किडनैप हो रही हैं। असली टारगेट जवान लड़कियाँ हैं और अभी तक किसी भी लड़की की लाश नहीं मिली, लेकिन संभावना है कि वो मर चुकी हैं। क्रिमिनल अपने शिकार को ब्लू रिंग भेजता है जो अपने मालिक के लिए मौत लाती है। ये जानकर सियाल कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था जिस ब्लू रिंग को मैंने खो दिया उसका कनेक्शन इस केस से जुड़ा होगा। सेबेस्टियन उससे पूछता है कि अब क्या करना है माय लॉर्ड। सियाल कहता है पहले हम रानी की सभी चिंता को दूर करेंगे, यही हमारा पहला काम है चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सुनकर सेबेस्टियन शॉक हो जाता है कि सियाल पहले एली को नहीं बचाने वाला। दूसरी तरफ वो बंदा अपने मास्टर के पास आता है और उससे कहता है आपको इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ मास्टर, अगली डॉल तैयार है। उसका मास्टर उससे कहता है सही काम किया, उसको मोम और पत्थर के साथ मिला के बनाओ। और उसका मास्टर एक अजीब सा गाना गाने लगता है। अब अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ सियाल और सेबेस्टियन रानी के केस को सुलझाने जा रहे थे। अचानक सियाल सेबेस्टियन से कहता है गाड़ी का दरवाजा खोलो। ये सुनकर सेबेस्टियन शॉक होता है। सियाल कहता है लोगों से इस केस के बारे में पूछो और उसकी लिस्ट तैयार करके लाओ, नाम और एड्रेस पता करके उस जगह पर पहुँच जाना जहाँ पर क्राइम हुआ है। मुझे लगता है 3 घंटे तुम्हारे लिए काफी होंगे। सेबेस्टियन उससे कहता है यस माय लॉर्ड और गाड़ी से छलांग मार कर वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम ग्रेल यानी ग्रिम रीपर को दिखते हैं जो कि चांदनी रात में मजे कर रहा था। और हम सियाल को दिखते हैं जो कि उसी जगह पर आ गया था जहाँ से एली गायब हुई है। पर हम दिखते हैं कि सियाल यहाँ प्लूटो के साथ भी आया था और वो कहता है कि आखिर में इसके साथ क्यों आया। हमें पता चलता है कि सेबेस्टियन ने उसे उसके साथ भेजा है जिससे वो उसके कुछ काम आए। तभी वो प्लूटो को वही रिबन सुंघाता है जो कि एली की गिफ्ट से उसके पास रह गई थी। प्लूटो उसे सूंघते ही उस स्मेल का पीछा करने लगता है पर
पर प्लूटो एली का नहीं अपने ही डॉग साथी का पीछा कर रहा था। ये देखकर सियाल उससे कहता है कि तुम तो कुछ काम के नहीं हो, पता नहीं मैं तुम्हें यहाँ क्यों ले आया। पर तभी वहाँ ग्रिल आकर कहता है मैं प्यार का शिकारी हूँ, लाल रंग बहुत ही सुंदर होता है प्यार के लिए। सियाल को उसे देखकर गुस्सा जाता है क्योंकि उसने मैडम रेड को मारा था। सियाल उससे गुस्से में कहता है साले तू फिर आ गया। वो नीचे आकर सियाल से कहता है मैडम रेड की घटना के बाद मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया है और अब मैं सिर्फ एक असिस्टेंट हूँ। वो सियाल से पूछता है क्या तुम अपनी प्यारी आंटी का बदला लेना चाहती हो मुझसे? सेबेस्टियन यहाँ नहीं और तुम उसके बिना कुछ भी नहीं हो। सियाल उससे कहता है अपना मुंह बंद कर। तभी प्लूटो उस पे गुस्सा होने लगता है। उसे देखकर कहता है कि ये कुत्ता तुम्हारी रक्षा करेगा। वो उसे गले लगाने के लिए रेडी था पर वो दोनों उसे इग्नोर करके आगे जाने लगते हैं और वो दोनों भागते भागते उसी स्टोर के पास आ जाते हैं जहाँ एली गायब हुई थी। उस स्टोर में सामने एक डॉल देखकर सियाल शॉक हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल एली की तरह लग रही थी। और यहाँ ग्रिल भी आ जाता है। वो जब स्टोर के अंदर जाकर उस डॉल को दिखते हैं तो सियाल पक्का हो जाता है कि ये डॉल तो बिल्कुल एली की तरह है, ये रिबन भी उसका ही है। उन्हें उस स्टोर के अंदर एक डोर दिखता है। जब वो उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ एक और मिस्टीरियस घर था। सियाल सोचता है कि शायद एलिजाबेथ इसके अंदर होगी। सियाल ग्रिल को देखकर सोचता है ये वो बंदा है जिसने मैडम रेड को मारा था, लेकिन अभी मुझे इसकी जरूरत है एली को बचाने के लिए। वो ग्रिल से कहता है ग्रिल मेरी मदद करो, बदले में मैं तुम्हें सेबेस्टियन के साथ रहने दे सकता हूँ। और ये बात सुनकर ग्रिल खुश होने लगता है क्योंकि उसे सेबेस्टियन से बहुत ही प्यार है। जिसके बाद सियाल और ग्रिल उस घर के अंदर जाते हैं और सामने एक और डॉल को दिखती है। सियाल दिखता है कि उसके हाथ में ब्लू रिंग है और वो दिखता है कि वो डॉल बिल्कुल उस लड़की की तरह थी जिसका फोटो उस रानी वाली केस में है। पर तभी अचानक से वो डॉल उसका गला पकड़ लेती है। सेबेस्टियन शॉक हो जाता है और प्लूटो को अपनी मदद करने के लिए बुलाने लगता है। पर यहाँ प्लूटो तो अपनी अलग ही मस्ती में खोया हुआ था, वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहा था। पर तभी ग्रिल उसे छुड़वा देता है और उससे कहता है तुम्हें उसकी जगह मुझे बुलाना चाहिए। और वो दो कीची लेकर उस डॉल पर अटैक कर देता है। सियाल दिखता है कि ये तो सच में एक डॉल ही है, तो ये इंसानों की तरह मूव कैसे कर पा रही थी। और सियाल उस डॉल के हाथ में से वो ब्लू रिंग ले लेता है। पर तभी गाना गाते गाते वही बंदा उनके सामने आ जाता है और उस मरी हुई डॉल को देखकर कहता है ओ नहीं, मुझे लगता है मुझे इन डॉल्स को थोड़ा मजबूत बनाना चाहिए था। और वो एक गाना गाता है जिससे वहाँ उसकी ही जैसी और डॉल्स आने लगती हैं। ग्रिल ये देखती अपनी कैंची से उन पर अटैक करता है, लेकिन ये डॉल थोड़ी अलग है, वो उसके अटैक्स को आसानी से रोक देती है। तभी सियाल प्लूटो और ग्रिल को ऑर्डर देता है कि वो दोनों यहाँ की सिचुएशन को संभाल ले, वो आगे जाएगा। वो वहाँ से आगे जाने लगता है और भागते भागते सोच रहा था ये डॉल्स किडनैप की गई लड़कियों की तरह दिख रही हैं। नहीं, वो डॉल्स ही लड़कियां हैं, इसका मतलब एली भी। सियाल भागते भागते एक रूम में आ जाता है पर उसे उस रूम में एक अजीब सा सिंबल दिखता है जो देखकर वो शॉक हो जाता है और उसे कुछ पुराने फ्लैशबैक आने लगते हैं। वो कहता है उस दिन मेरा बर्थडे और मेरी जिंदगी बदल गई, फिर मैंने कभी भी अपना जन्मदिन नहीं देखा और ना ही मनाया। पर तभी अचानक से वहाँ सेबेस्टियन आकर कहता है माय लॉर्ड, सच में आपके जन्मदिन पर कुछ भी अच्छा नहीं होता। बर्थडे पे आपने अपना घर और माता पिता दोनों खो दिया और इस बार एलिजाबेथ को भी। और सियाल यहाँ सेबेस्टियन को देखकर शॉक हो जाता है और सियाल उससे कहता है जो अभी तुमने बोला उसे वापस लो। सेबेस्टियन उसकी बात को इग्नोर करके कहता है मास्टर, आपने मुझे बोला था कि आप किसी काम से जा रहे हैं, क्या वो काम अपने बीते हुए काल का स्वाद लेना और खुद को मुसीबत में डालना था और अपने बीते कल का बदला लेना। सियाल को ये सुनकर गुस्सा आता है पर सेबेस्टियन अभी भी नहीं रुकता। मास्टर, आपने मेले में क्या कहा था कि आपकी बॉडी और आपकी रिंग पहले से ही बर्बाद हो चुकी है, अब ये आपका पुनर्जन्म है और अब आपको अपने ना तो टूटने और ना ही बिखरने का डर है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरे शब्दों को दोहराओ मत। पर तभी अचानक वहाँ बहुत सारी डॉल्स आ जाती हैं। सेबेस्टियन समझ जाता है कि कोई गाना गाकर उन्हें कंट्रोल कर रहा था और हमारा सेबेस्टियन भी हनी सिंह से कम है क्या? वो गाना गाकर डॉल्स को कंट्रोल कर लेता है और वो डॉल्स उसकी बात मानने लगती हैं, जिसकी मदद से वो एक एक करके उन डॉल्स की गर्दन को तोड़ देता है। और काम तमाम करने के बाद सियाल से कहता है कि मास्टर, मैंने अपना काम कर दिया। और तभी वहाँ वही बंदा आता है। नहीं, सियाल फैंटम है पर मेरे मास्टर का कब्जा है। सियाल गुस्से में उससे पूछता है कब्जा, ये कहने वाले तुम कौन होते हो? वो बंदा उससे कहता है वो रिंग इस बात का सबूत है जो अभी तुम्हारी उंगली में है। वो ब्लू रिंग मेरे मास्टर उसके पास भेजते हैं जिस पर उन्हें कब्जा करके उन्हें डॉल्स बनाना है। इन लड़कियों को भी मेरे मास्टर ने रिंग भेजकर ये डॉल्स बना दिया और अब सियाल फैंटम है तुम्हारी बारी है। अबे चूतिए। सेबेस्टियन ये कहकर सियाल को वहाँ से ले जाता है। ये देखकर वो बंदा कहता है वो चोरी हो गया, पर मुझे लगता है सियाल फैंटम है वापस आएगा अपनी माशुका को बचाने।
सेबेस्टियन सियाल को घर के बाहर ले आता है, पर तभी सियाल उसमें एक थप्पड़ मारता है जो देखकर वो शौक रह जाता है। सियाल उससे कहता है, एली कहाँ है? तुमने अभी तक उसे क्यों नहीं बचाया? मुझे लगा मैंने तुम्हें एक ऑर्डर दिया था इस किडनैपिंग को सुलझाने का। एली को बचाना पहला ऑर्डर था जो किडनैप हो चुकी है। सेबेस्टियन उससे कहता है, आपका ये ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं है। जिस तरह रानी का ऑर्डर माना आपके लिए सब कुछ है, उसी तरह आपकी जान बचाना मेरा पहला काम है। मैं इस समय आपकी सेवा और आपको सुरक्षित कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता मेरे होते हुए आपको कोई नुकसान पहुँचाए। सियाल ये सुनकर कुछ नहीं बोलता और अपनी कोट से वही दूसरी रिंग निकालता है जो कि उसे उस डॉल से मिली थी। वो उस रिंग को पहनकर कहता है, मुझे ऐसा लगता है जिसके पास ये रिंग होगी वो उस पर ही हमला करेंगे, और अब मेरे पास तो दोनों ही है। अब तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, ये थोड़ा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। सेबेस्टियन उससे कहता है, मुझे मेहनत से डर नहीं लगता माय लॉर्ड। अब अगले सीन में हम ग्रिल और प्लूटो को साथ दिखते हैं, जिनके पास सेबेस्टियन और सियाल आते हैं और ग्रिल सेबेस्टियन को देखकर खुश हो जाता है, पर प्लूटो से पहले ही उससे जाकर चिपक जाता है। और अब ग्रिल को मालूम पड़ता है कि प्लूटो एक डीमन हाउंड है। ये जानकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और अब उन्हें आगे एक दरवाजे को पार करके जाना था। सेबेस्टियन बताता है कि सिर्फ एक डीमन हाउंड इस दरवाजे को खोल सकता है, और प्लूटो एक डीमन हाउंड है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में आते ही वो दरवाजा चमकने लगता है, जिससे प्लूटो अपने डीमन हाउंड वाले फॉर्म में आ जाता है और दरवाजे को खोल देता है। अब उस टावर के अंदर जाकर उन्हें एक डोर दिखता है। वो उस डोर को खोलकर रूम के अंदर जाते हैं तो दिखते हैं कि वहाँ बहुत ही अजीब सी चीजें हैं और वहाँ एलिजाबेथ भी थी। सियाल भागकर उसके पास जाता है। सियाल उसके पास जाकर उसे होश मिलाने लगता है और एली को होश आते ही सियाल को थोड़ी राहत मिलती है। और जो रिंग एली लाई थी वो रिंग सियाल के हाथ में देखकर वो कहती है, वो रिंग, मुझे खुशी है कि तुमने इसे पहना। ये सुनकर सियाल को रियलाइज होता है कि एली उसे ये रिंग देना चाहती थी जिससे वो खुश होकर उसे माफ कर दे। और तभी कोई एली पर वेब लगाकर उसे कंट्रोल करने लगता है और उसके हाथ में एक हथियार आ जाता है जिसे लेकर वो सियाल के ऊपर अटैक कर देती है, पर सेबेस्टियन उसे बचा लेता है। पर एली लगातार उस पर अटैक करने लगती है। वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर इस समय कोई उसकी बॉडी कंट्रोल कर रहा है। सेबेस्टियन ग्रिल से उसकी मदद करने को कहता है, पर यहाँ ग्रिल तो अपने काम में खोया था। पर अटैक को रोककर वो प्यार से उससे कहता है, ग्रिल मेरी मदद करो। और इतनी प्यार से बात करता देख वो इसके लिए राजी हो जाता है और ग्रिल एली पर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है। और सेबेस्टियन दिखता है कि एली पर तो पपिट का धागा लगा हुआ है जिससे कोई उसे कंट्रोल कर रहा था। और तभी वहाँ वही बंदा आता है और उन्हें भी वेब से पकड़ लेता है। वो बंदा उनसे कहता है, चलो मुझे 3 और डॉल्स मिल गयी। सेबेस्टियन उससे कहता है कि इतना भी आसान नहीं होगा और वो अपने पैरों से उस हथियार को लेकर उस पर अटैक करता है और उसकी वेब से आजाद होते ही छलांग मारकर उस पर अटैक कर देता है। वो बंदा साना बनकर उसके अटैक को रोकता है, पर सेबेस्टियन उसे उसकी औकात याद दिला देता है और नीचे आकर सियाल से कहता है, मास्टर चिंता मत करिए, मैं ऐसी चूतियों से हार नहीं सकता। और हम दिखते हैं कि ये बंदा भी एक डॉल था। तभी एली को होश आता है और वो सियाल से कहती है, सियाल मैं तुम्हें बर्थडे पार्टी देना चाहती थी। सियाल कहता है, हाँ एली हम पार्टी करेंगे। और इस बात से एली खुश हो जाती है। सियाल कहता है कि तुम अब आराम कर सकती हो। पर तभी अचानक से वो बंदा खड़ा होता है और कहता है कि अभी ये सब खत्म नहीं हुआ, मैं अपने मास्टर को इस सब की जानकारी दूंगा। और वो ऐसी टूटी फूटी हालत में अपने मास्टर के पास जाने लगता है। वो अपने मास्टर के रूम में जाता है और उसका पीछा करते करते सियाल और सेबेस्टियन भी वहाँ आते हैं, पर वो सामने दिखते हैं कि उसके मास्टर के साथ प्लूटो आराम से बैठा हुआ है। उसका मास्टर कहता है, मेरा वो बंदा किसी काम का नहीं है, मैं तुम्हारी खातिरदारी नहीं कर सकता। तो तुम इस सब के पीछे थे जो लड़कियों को डॉल्स बना रहे थे। वो बंदा कहता है, फूल, समय और इंसान केवल कुछ समय के लिए ही सुंदर हैं। डॉल्स बनाना इस दुनिया का सबसे महान काम है। इस काम से हम लोगों को सुंदर और बिल्कुल सही बना सकते हैं। सियाल उससे कहता है, मुझे तुम्हारी ये डॉल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो दूसरी रिंग को उतारते हुए कहता है, मैं ना तो तुम्हारी डॉल बनूंगा और न ही तुम्हारा कलेक्शन। और वो उस रिंग को फेंक देता है और वो गुस्से में उसके पास जाता है, पर वो ये देखकर शौक हो जाता है कि वहाँ बस एक पपिट है जो उससे इतनी देर से बात कर रहा था। पर वो सब दिखती है कि उसी पपिट की गोद में एक छोटा सा पपिट था जो कि हंसते हंसते वहाँ से भाग जाती है। सियाल सेबेस्टियन को पकड़ने को कहता है, पर सेबेस्टियन कहता है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, जो ये सब कर रहा था वो यहाँ नहीं है मास्टर। और सेबेस्टियन उसे बताता है कि इस कमरे में बहुत सारे जाल बिछे हुए हैं जिनसे वो फंस भी सकते हैं। और सियाल ये जानकर रुक जाता है। सेबेस्टियन सियाल भी वहाँ से बाहर आ जाते हैं और ग्रिल को देखकर सेबेस्टियन सियाल से कहता है, मास्टर क्या आप इससे मैडम रेड का बदला लेना चाहेंगे? मगर सियाल कहता है, रहने दो, मैं एलिजाबेथ को और खून खराबा नहीं दिखाना चाहता।
अब अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ वो सब सियाल का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ सब बहुत ही खुश थे। और जब सियाल पुडिंग खाता है तो उसके अंदर वही रिंग थी जिसे उसने फेंक दिया था। सेबेस्टियन बताता है कि वो इस रिंग को वापस ले आया था। एली को ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये वही रिंग है जो वो उसके लिए लाई थी। सियाल का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद एली वहाँ से जाने लगती है और अपनी सर्वेंट पियोला से कहती है, मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। इधर सियाल उस रिंग को देखकर कहता है, मैंने जो रिंग अपने आप से दूर कर दी थी वो मेरे पास वापस आ गई। सेबेस्टियन उससे कहता है, अगर उस चीज को छोड़ दें तो ये एलिजाबेथ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है और मैं अंत तक आपकी मदद करूंगा मास्टर। पर तभी सियाल उस निशान के बारे में याद करता है। सियाल को चिंता में देख सेबेस्टियन उससे पूछता है कि मास्टर क्या हुआ। सियाल उससे कहता है, कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा थक चुका हूँ। तभी अगले सीन में हम एंजेला को दिखती है जो कि उसी डॉल को अपने हाथों से पकड़ लेती है और उसे तोड़ देती है। अब हम देखते हैं जहाँ कुछ लोगों की हत्या कर कर उन्हें लटका दिया होता है और यहाँ ऑफिसर भी था जो कि एबरलाइन से कहता है, ये सब इंग्लैंड का काम है, हमें इनसे बदला लेना होगा, ये 20वीं बार है। वो एबरलाइन से चिल्लाकर कहता है कि तुम अभी तक इस अपराधी को पकड़ नहीं पाए, जिसके लिए वो उससे माफी मांगता है। ऑफिसर अपने आप पर गुस्सा हो रहा था कि वो जैक द रीपर को भी नहीं पकड़ पाया और न ही इसे पकड़ सकता जिसने इन लोगों की हत्या की है। पर तभी सियाल सेबेस्टियन के साथ वहाँ आकर कहता है, तो सभी पीड़ित लोग इंडिया से घर आए थे, लगता है किसी की मौत नहीं हुई। और इन सबको यहाँ की तहकीकात कर कर पता चलता है कि जितने भी सारे मर्डर हुए हैं वो किसी इंडियन इंसान ने किए हैं। ये जानकर सियाल कहता है, ज्यादातर भारतीय जो यहाँ आए हैं वो ईस्ट एंड की तरफ अपने रिश्तेदार के साथ रहते होंगे। सियाल कहता है, मैं रानी के ऐसे अपमान को जारी नहीं रखने दे सकता। ये कहकर वो सेबेस्टियन के साथ वहाँ से चला जाता है और वो एक एरिया में जाता है जहाँ ज्यादातर इंडियंस रहते हैं। चलते चलते वो एक इंडियन बंदे से टकरा जाता है और ये बंदा नाटक करता है कि इसे चोट लग गई। ये तो उससे सही से टकराया भी नहीं था। वो बहाने मारने लगता है कि उसकी पसली टूट चुकी है, उसके बहुत ही गंभीर चोट लग गई। वो सियाल से कहता है, तुम्हें सबकी भरपाई करनी होगी। और ये हल्ला गुल्ला देखकर वहाँ और इंडियंस आ जाते हैं और उन पर गुंडागर्दी करने लगते हैं। एक बंदा सियाल का गला पकड़कर कहता है, इस जगह हर कोई तुम ब्रिटिश से नफरत करता है। और इस हरकत को देखकर सेबेस्टियन उसे दूर कर देता है और सियाल से पूछता है, मास्टर आपको कहीं चोट तो नहीं आई? वो बंदा उठकर कहता है, साले तूने ये क्या किया? और अब ये सारे बंदे गुस्से में आकर उन्हें मारने के लिए तैयार थे। पर तभी पीछे से एक बंदा आकर इन्हें रोकता है और ये भी एक इंडियन ही है। वो उन्हें एक फोटो दिखाते हुए कहता है, मैं इस इंडियन औरत को ढूंढ रहा हूँ, या तुमने किसी इंडियन औरत को देखा जो इस तरह दिखती है? पर वो बंदा उस बंदे से कहता है, अब तू कौन है बे, हमारे बीच में मत आ। पर वो सेबेस्टियन सियाल को देखकर कहता है, क्या तुम दोनों अंग्रेज हो? सियाल कहता है, अगर मैं हाँ कहूँ तो? वो बंदा कहता है, फिर मैं अपने देशवासियों का साथ दूंगा क्योंकि मैं भी एक इंडियन ही हूँ। और वो अपने बटलर अग्नि से लड़ने को कहता है तो उसका बटलर अग्नि अपने हाथों की पट्टियां उतार कर सेबेस्टियन पर हमला कर देता है। सेबेस्टियन उसके अटैक को रोक लेता है। वो बंदा बार बार उस पर अटैक करता है पर सेबेस्टियन सियाल के साथ खुद को भी बचा लेता है। उसे रियलाइज होता है कि अग्नि बहुत ही तेज है। अग्नि कहता है, मैंने तुम्हारे हाथ की मेन पॉइंट पर बार बार मारा, एक आम आदमी का हाथ सुन्न हो जाता, लेकिन तुम्हारा हाथ अभी भी काम कर रहा है। सियाल उससे कहता है, हम तो बस इस गली से गुजर रहे थे, क्या ये इंडियन सब अंग्रेजों पर हमला करेंगे जो इस रास्ते से जाएंगे? ये सुनकर वो बंदा शौक होता है और उन लोगों से पूछता है कि क्या पहले तुमने हमला किया था? उस बंदे को पता चलता है कि ये सारी गलती उसके ही लोगों की है, तो वो अग्नि से कह के उन सबको कुटवा देता है। और काम खत्म होने के बाद वो सियाल को उसकी टोपी देकर वहाँ से चला जाता है और वो दोनों ही ये सब देखकर शौक हो गए थे। अब घर आकर सियाल गुस्सा होता है कि हर छोटी बात के लिए उसे लंदन बुलाया जाता है और तभी उसके घर लाओ आता है। तो सियाल उससे कहता है, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, आने से पहले मुझे बताया करो। सेबेस्टियन कहता है, मेहमान आ गए हैं, शायद मुझे चाय लानी चाहिए। सियाल कहता है, क्यों नहीं, लंदन में ऐसी चीज कहाँ मिलती है। पर तभी वो अपने गेट पर दिखता है कि जिन इंडियन लोगों से वो मिला था वो दोनों ही उसके घर आ गए हैं। वो उन्हें देखकर शौक हो जाता है। तो लाओ बताता है, मैं इन लोगों से सड़क पर मिला था और ये आपसे मिलना चाहते थे। और वो दोनों ही सियाल को इग्नोर कर कर अंदर जाने लगते हैं क्योंकि हमारे इंडिया में मेहमानों को इज्जत दी जाती है, पर ऐसे घर में कौन सा मेहमान घुसता है भाई। और सियाल ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया था। वो गुस्से में उनसे पूछता है कि वैसे तुम हो कौन? वो बंदा आराम से बेड पर लेटकर बताता है कि मैं एक राजकुमार हूँ, ये बंगाल के राजा के 26वें बेटे हैं, राजकुमार सोमा असमन कादर। सोमा कहता है, मुझे अपने घर में मेहमान रखने के लिए तुम्हारा थैंक यू। ये जानकर हिम की टीम शौक हो जाती है कि सोमा एक राजकुमार है और वो उसके पास जाकर देखने लगते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी पास से किसी प्रिंस को नहीं देखा। पर सियाल सेबेस्टियन से कहता है, सेबेस्टियन, इन्हें अपनी नजरों से दूर मत होने देना। यस माय लॉर्ड।
अब सुबह होते ही अग्नि सियाल को उठा देता है और उसे नमस्ते कहता है। सोमा सियाल को पकड़कर कहता है कि आप मुझे अपना शहर नहीं घुमाएंगे। सियाल उससे कहता है पर मैं ही क्यों। वो उसे बाहर ले जाने लगता है पर सेबेस्टियन आकर उसे रोकता है और उससे कहता है मुझे माफ करना प्रिंस, लेकिन मेरे मास्टर आज बहुत ही बिजी हैं। आज के दिन उनकी म्यूजिक क्लास है। अब अगले सीन में हम दिखते हैं जहाँ सेबेस्टियन सियाल को म्यूजिक सिखा रहा होता है, पर तभी सोमा और अग्नि वहाँ आकर काली माता की पूजा करने लगते हैं। सियाल उनसे पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो और ये कौन है। उसके बाद सोमा उन्हें हिंदू धर्म की कुछ बातें बताता है जो कि हमें पहले से ही पता है। वो दोनों उन्हें काली माता के बारे में बताते हैं तो सेबेस्टियन कहता है कि कोई इतना भी ताकतवर हो सकता है। अगर मैं इंडिया गया तो इस बात का ख्याल रखूंगा। उसके बाद सियाल सेबेस्टियन के साथ अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने लगता है, पर सोमा उसे देखते हुए कहता है ये कितना बोरिंग है। सियाल क्या तुम बाहर नहीं चलना चाहते। सियाल इस सबसे फ्रस्ट्रेट होकर उससे कहता है ठीक है, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो मुझे हरा कर दिखाओ। सोमा उससे कहता है अगर मैं जीत गया तो क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगे। सियाल उससे कहता है अगर तुम जीत पाए तो। फाइट स्टार्ट होते ही सियाल सोमा को डोमिनेट करने लगता है क्योंकि सोमा को इस तरह की तलवारबाजी नहीं आती। सियाल उसे हराने वाला ही होता है कि अग्नि बीच में आकर सारा मैच खराब कर देता है और इस सब के लिए सियाल से माफी मांगता है कि वो ये नहीं करना चाहता था। जब मैंने राजकुमार को हारते हुए देखा तो मेरा हाथ अपने आप उठ गया। पर सोमा हंसकर कहता है तुमने अच्छा काम किया अग्नि, अपने प्रिंस की जान बचाकर। अग्नि मेरा बटलर है, दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं जीत गया। तभी जले पर नमक छिड़कने के लिए लाव खड़ा होकर कहता है सेबेस्टियन मुझे लगता है तुम्हें अपने मास्टर का बदला लेना चाहिए। सेबेस्टियन स्वॉर्ड को हाथ में लेकर कहता है फैंटम हाई बटलर होने के नाते मैं शांत नहीं रह सकता जब कोई मेरे मास्टर को चोट पहुँचाए। सोमा कहता है ठीक है अग्नि, तुम्हें काली माता की कसम हारना मत। सेबेस्टियन मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ इन दोनों का मुंह बंद कर दो। और ये दोनों अपने मास्टर के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। इन दोनों की फाइट शुरू होती है और दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे। वो एक दूसरे पर हमला करते हैं पर वो एक दूसरे के अटैक से ही बच जाते हैं, जो देखकर ये सब भी शॉक हो गए थे। उन दोनों की स्वॉर्ड एक दूसरे से टकरा कर ही टूट जाती है और ये मैच ड्रॉ हो जाता है। सियाल शॉक होकर सोच रहा होता है ड्रॉ, वो भी सेबेस्टियन से। सोमा बताता है अग्नि मेरे महल का सबसे अच्छा योद्धा है, मैंने कभी उससे किसी को इस तरह से लड़ते हुए नहीं देखा, दोनों बराबर हैं। सियाल सेबेस्टियन से पूछता है ये अग्नि है कौन। सेबेस्टियन कहता है ये एक इंसान है माय लॉर्ड। सियाल कहता है इंडिया वाले बहुत खतरनाक हैं। हाँ मास्टर, वो किसी को भी आसानी से हरा सकता है। उसके बाद अग्नि किचन में खाना बनाने जाता है और हिमी की टीम से बहुत ही अच्छे से बात करता है और वो सब खुश होने लगते हैं क्योंकि आज तक सेबेस्टियन ने उनसे ऐसे बात नहीं की। वो गिरने से मेरिन को भी बचाता है। सेबेस्टियन जब किचन में आता है तो वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि हिमी की टीम मिलकर अपना काम अच्छे से कर रही है, ये कैसे हो सकता है। सेबेस्टियन अग्नि से पूछता है मैं हैरान हूँ कि ये सब तुम्हारी मदद कर रहे हैं। अग्नि कहता है हर कोई टैलेंट के साथ पैदा होता है, भगवान सबको उनका काम देते हैं और उनको रास्ता दिखाते हैं। ये सुनकर सेबेस्टियन उससे कहता है अग्नि तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो। पर अग्नि बताता है ऐसा नहीं है, राजकुमार से मिलने से पहले मैं एक लाचार और मूर्ख व्यक्ति था, उनका मुझ पर कर्ज है। मैंने लोगों को हमेशा चोट पहुँचाई और देवताओं का अपमान किया और आखिरकार मुझे सजा मिलने का दिन आ गया। मुझे इस दुनिया से कोई लगाव नहीं था। पर तभी वहाँ सोमा आता है और अग्नि को आजाद कराकर सबसे कहता है आप जिस आदमी को मार रहे थे वो अब मर चुका है और अब तुम्हें एक नई जिंदगी मिली है। अग्नि कहता है मुझे देवताओं पर विश्वास नहीं था और मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, फिर भी उस दिन मेरे सामने एक भगवान प्रकट हुए, राजकुमार सोमा। उस दिन सच में मैंने एक ईश्वर को देखा। वो कहता है राजकुमार मेरे भगवान की तरह है, उन्होंने मुझे जीवन दिया जिससे मैं उनकी रक्षा करना चाहता हूँ। सेबेस्टियन कहता है अगर तुम मुझसे पूछो तो भगवान जैसा कुछ भी नहीं है। और ये सुनकर अग्नि शौक होता है। अब डिनर के समय सियाल सोमा से पूछता है तुमने कहा था कि तुम यहाँ किसी को ढूंढ रहे हो। सोमा एक फोटो दिखाते हुए कहता है मैं यहाँ इस औरत को ढूंढ रहा हूँ, वो मेरे महल में एक नर्स मेड थी। सियाल सेबेस्टियन से पूछता है क्या तुम इस तस्वीर को देखकर उसका पता लगा सकते हो। पर इस तस्वीर को देखकर सेबेस्टियन को कुछ समझ नहीं आता। सियाल सोमा से पूछता है कि ये इंग्लैंड में क्या कर रही है। सोमा बताता है मीना मेरी मेड है, वो शुरू से ही मेरे साथ रही है। मेरे माता पिता कभी मेरे से बात नहीं करते थे, मैं महल में अकेला रहता था, पर मीना हमेशा मेरे साथ थी। लेकिन एक दिन अंग्रेजों की बुरी नजर उस पर पड़ गई। जब मैं मीना से दूर था तो अंग्रेजों ने उसे किडनैप किया और इंग्लैंड ले आए। सियाल उसे कहता है सही शब्दों में तुम यहाँ उस औरत को वापस लेने आए हो। हाँ, मैं उसे अपने साथ वापस अपने घर इंडिया ले जाऊंगा। सियाल उसे कहता है वो बस एक नौकर थी, तुम उसके लिए इतनी नौटंकी कर रहे हो। जो सुनकर सोमा को गुस्सा जाता है और वो गुस्से में सियाल को पकड़कर कहता है क्या
तुम मुझसे अलग होने पर मेरी हालत नहीं समझ सकते? क्या तुम सोच सकते हो कि मैं कितना परेशान हूँ? सियाल कहता है नहीं, मैं नहीं समझ सकता। इस तरह की निराशा जो तुम्हें कुछ करने पर मजबूर करे, मैं नहीं समझ सकता और ना ही मुझे इसकी परवाह है। और ये कहकर सियाल वहाँ से चला जाता है। अब रात के समय सियाल सुमा के पास आकर कहता है तुम्हें ताश खेलना तो आता ही होगा। मैंने अपने आज के सारे काम कर लिए हैं, तो मैं सोने से पहले तक तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। पर सुमा उससे ताश खेलने को मना कर देता है, जिससे सियाल पूरा शौक हो जाता है। वो पूरा का पूरा सदमे में चला जाता है। सुमा के पास जुआ खेलने का टाइम नहीं है, ये क्या कर वो वहाँ से चला जाता है। अब हम अगले सीन में दिखते हैं जहाँ सियाल के साथ लाउ ताश खेल रहा था और लाउ उससे कहता है मेरा कहना है वो दोनों क्रिमिनल हो सकते हैं, पर सियाल कहता है मुझे नहीं लगता कि क्राइम करने से उन्हें कुछ फायदा होगा। वो दोनों शासन के बारे में कुछ नहीं समझते, उन पर शक करना जल्दबाजी होगी। और यहाँ अग्नि सुमा को सुलाकर घर से कहीं बाहर चला जाता है, पर सेबेस्टियन उसकी जासूसी कर रहा था तो मन में सोचता है मुझे पता था ये कुछ ना कुछ तो करेगा। वो सियाल को इस बारे में बताता है तो सियाल कहता है चलो उसका पीछा करते हैं। और तभी वहाँ सुमा आकर कहता है मुझे पता है, मेरे सोने के बाद अग्नि बाहर चला गया, मुझे जानना है कि वो क्या कर रहा है। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ एक बड़े से बंगले के बाहर सियाल, सेबेस्टियन, लाउ और सुमा छिपे हुए होते हैं। और लाउ कहता है जो यहाँ रहता है, तो सियाल कहता है ये हार्वर्ड वेस्ट जेब की स्टेट है, वो इंडिया से आए इम्पोर्ट माल को संभालते हैं, वो स्टोर भी चलाता है जैसे कैफे हाउस और भी बहुत कुछ। मैं एक बार उससे मिल चुका हूँ लेकिन वो बहुत ही बेकार स्टेटस था। सियाल बताता है उसके कैफे हाउस के लोगों को उल्टा लटका दिया गया और सियाल उन्हीं बंदों की बात कर रहा है जिनकी सुबह हत्या हो गई। उसके बाद वो सब छिपकर उसके घर के अंदर चले जाते हैं और जब रूम का डोर खोलकर देखते हैं तो वहाँ अग्नि आराम से बैठा हुआ था। और जिस बंदे के घर में अग्नि आया है वो बंदा अग्नि की खातिरदारी करते हुए कहता है हमारा अब तक का प्लान परफेक्ट जा रहा है, तुमने मेरे लिए अच्छा काम किया अग्नि, तुम्हें अब और ज्यादा लोगों को स्ट्रिंग करने की जरूरत नहीं है। हमने अपने सभी दुश्मनों को कुचल दिया और हमें पता चलता है कि अग्नि और ये बंदा मिले हुए हैं। वो बंदा अग्नि से कहता है तुम्हारे गॉडली हैंड राइट के साथ रॉयल वारंट हमें ही मिलेगा। और रॉयल वारंट का नाम सुनकर सियाल शॉक होता है और कहता है तो ये बात है। अग्नि उस बंदे से कहता है मैंने तुम्हारे प्लान का प्रॉमिस किया है। तो मीना, और मीना का नाम सुनते ही सुमा वहाँ चला जाता है। वो अग्नि से पूछने लगता है अग्नि तुम्हें पता है मीना कहाँ है? वो बंदा अग्नि से कहता है तो ये तुम्हारा मास्टर है। सुमा उससे कहता है तुम वही होगे जो मीना को ले गया था। वो अग्नि को उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है पर अग्नि उसकी बात नहीं सुनता और गहरी सोच में चला जाता है। और यहाँ बाहर सेबेस्टियन, लाउ सोचते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी सेबेस्टियन कहता है इसे मुझ पर छोड़ दो। और यहाँ सुमा कंफ्यूज होता है कि अग्नि ने उसकी बात क्यों नहीं मानी। तभी वो बंदा अग्नि को ऑर्डर देता है कि सुमा की हड्डी पसली एक कर दो। अग्नि के फेस से ही लग रहा था कि वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर कुछ मजबूरी में ही उसे सुमा पर अटैक करना पड़ता है, जिससे सुमा भी शॉक हो गया था। पर तभी सेबेस्टियन बीच में आकर उसे रोक देता है। और यहाँ सेबेस्टियन एक हिरन का मास्क पहन कर आया था जिससे कोई उसे पहचान न ले। सेबेस्टियन को देखकर वो बंदा शॉक हो गया था और वो कहता है साली शैतान तू कौन है? सेबेस्टियन कहता है मैं एक हिरन हूँ, मैं प्रिंस को घर वापस ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ। ये सब फालतूगिरी देखकर वो बंदा डर जाता है और अग्नि को ऑर्डर देता है कि इन्हें मार डालो, तू बुरा मत मानना अगर तेरा प्रॉमिस बेकार जाता है। और ये बात सुनते ही अग्नि की आंखों से खून आने लगता है और वो कहता है मेरे पास सिर्फ एक भगवान है और सिर्फ एक ही मास्टर। मैंने कसम खाई मैं अपने भगवान की खातिर इस फीस्ट को इस्तेमाल करूंगा और मैंने अपने भगवान को धोखा दे दिया, मुझे माफ कर दो। सोमा उससे कहता है अग्नि तुम ये नहीं कर सकते। तभी अग्नि अपने हाथों की पट्टियों को खोल देता है और रेज में आकर उन पर अटैक करता है। सेबेस्टियन सोमा को बचा लेता है पर वो दोनों यहाँ की तोड़फोड़ करते हैं। इससे वो परेशान हो जाता है कि यहाँ बहुत ही महंगी चीज है, ये सब बाहर करो। और बात ज्यादा आगे नहीं बढ़े तो सियाल सेबेस्टियन को यहाँ से निकलने को कहता है, तो सेबेस्टियन भी सोमा को लेकर खिड़की से कूद जाता है और यहाँ से निकल जाता है। अग्नि उसे वहाँ से देखता है पर उसका पीछा नहीं करता। अब घर आकर सोमा बहुत ही परेशान होता है कि अग्नि ने उसे धोखा कैसे दे दिया, वो तो उसके साथ बहुत ही वफादार था। तभी सियाल कहता है मुझे इसका अंदाजा नहीं था, वेस्ट में एक रॉयल वेरिएंट के बाद होगा। हालांकि ये एक ऐसा स्टेटस है जिसे किसी एक आदमी ने स्टेटस के बारे में देखा। तभी सोमा सियाल से पूछता है ये रॉयल वारंट क्या है? सियाल बताता है ये तब होता है जब रॉयल फैमिली ऑफिशियल अपनी मन पसंदीदा दुकान का समर्थन करते हैं। रॉयल वारंट होल्डर्स क्राउन का मार्गदर्शक है। तभी सेबेस्टियन
सेबेस्टियन कहता है आज से एक हफ्ते बाद एक करी कंपटीशन होने वाला है क्रिस्टल पैलेस में फेस्टिवल के रूप के हिस्से में। सोमा कहता है करी, हाँ मुझे बताया गया है कि मैजेस्टी एक सेलिब्रेटेड लवर ऑफ करी है जो उसको अटेंड करेगा। तभी सियल सोमा से कहता है कि तुमने बताया था कि अग्नि को करी बनाना बहुत ही अच्छे से आता है, शायद उसी वजह से रिकॉग्नाइज ने मीना को किडनैप कर अपना बंदी बना लिया है और रिकॉग्नाइज वही बंदा है जिससे ये पहले मिले थे। सियल कहता है रिकॉग्नाइज चाहता है कि अग्नि उसके लिए करी बनाए जिससे वो कंपटीशन को जीत जाएगा और रॉयल वारंट उसके हाथ होगा। सेबेस्टियन सोमा से कहता है अग्नि ने आपको धोखा नहीं दिया, उसे आप पर पूरा विश्वास है। और सच्चाई मालूम पड़ते ही सोमा को बहुत ही बुरा लगता है कि उसने अग्नि पर शक किया, पर वो अब आगे कहता है कि अग्नि और मीना का अब क्या होगा। सियल कहता है करी कंपटीशन को हम ही जीतेंगे, हम अग्नि को भी बचा लेंगे और करी कंपटीशन जीतकर रॉयल वारंट भी हमारा ही होगा, क्यों है ना सेबेस्टियन। सेबेस्टियन कहता है एक फैंटम हाइप बटलर होने के नाते मैं एक अच्छी करी तो बना ही सकता हूँ, रॉयल वारंट हमारा ही होगा। तभी सोमा कहता है ये इम्पॉसिबल है, आप नहीं जीत पाओगे, उनके पास अग्नि है, अग्नि के पास काली का राइट हैंड है जिससे वो बहुत ही बेहतरीन करी बनाता है। और सोमा उन सबको बताता है कि हम इंडियन वालों के पास बहुत सारे मसाले हैं जिसकी वजह से हमारी करी दुनिया में सबसे अच्छी बनती है। जिसके बाद सेबेस्टियन भी बहुत तरह की करी बनाता है और जब सोमा उन्हें टेस्ट करता है तो उसमें अग्नि की करी जैसा स्वाद नहीं आता। वहीं रिकॉग्नाइज को पता चलता है कि फैंटम हाइप के मालिक सियल के बटलर ने भी कंपटीशन में हिस्सा लिया है, पर वो अग्नि से कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम उसे हरा दोगे। और यहाँ हमें पता चलता है कि सेबेस्टियन ने बहुत करी बनाई तो पर उस करी में अग्नि की करी जैसा स्वाद नहीं आया। जब सेबेस्टियन सियल को ये बात बताता है तो सियल उससे कहता है तुम्हें कुछ भी करके अग्नि से अच्छी करी बनानी है, चाहे उसमें कुछ भी डालो। यस माय लॉर्ड। दूसरी तरफ अग्नि सोमा को याद कर रहा था कि कैसे सोमा ने उसकी मदद की, पर मीना को बचाने के लिए उसे उसका दुश्मन बनना होगा। और यहाँ सोमा भी अग्नि को याद कर रहा था। अब अगले दिन सियाल और सेबेस्टियन कंपटीशन में जाने के लिए तैयार होते हैं तो सियाल उससे कहता है मुझे पक्का यकीन है तुम अग्नि को हरा पाओगे, मैं फैंटम हाइप के नाम की कसम खाता हूँ, मैं रॉयल वारंट जीतूंगा। उसके बाद ये सब कंपटीशन वाली जगह पर पहुँच जाते हैं और सेबेस्टियन प्रिपरेशन करने के लिए वहाँ से जाने लगता है। और तभी अचानक से सोमा एक लड़की को दिखता है जो कि मीना की तरह लग रही थी। वो जब भागकर उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो सच में मीना ही है और मीना भी सोमा को देखकर शॉक हो जाती है। सोमा उसके गले लगकर कहता है मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी, पर अब हम घर जा सकते हैं। और तभी मीना गुस्से में उससे कहती है तुम क्या बेवकूफ हो, घर तुम्हारे साथ, मजाक बंद करो, मैं अपना पूरा जीवन कास्ट सिस्टम में नहीं बिताना चाहती। सोमा उससे कहता है तो क्या तुम रिकॉग्नाइज के साथ यहाँ खुद आई। मीना कहती है हाँ, एक लोनली सर्वेंट या एक अमीर आदमी की पत्नी। मैंने तुमसे ये ना बोलने का प्रॉमिस किया था, तुम्हें सच का कभी पता नहीं होगा। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और सोमा ये सारी चीजों को बस दिखता ही रह जाता है, मतलब भाई का भी कट गया। इधर अग्नि सेबेस्टियन को बताता है मीना ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो प्रिंस पुराने सर्वेंट की तरह काम करेगी, अगर मैं रिकॉग्नाइज के ऑर्डर मानूंगा तो रिकॉग्नाइज मीना को आजाद कर देगा। अगर प्रिंस को पता चला कि मीना कैसा महसूस करती है, सेबेस्टियन को समझ आता है तो ये बात है। और एक बंदा सेबेस्टियन और अग्नि को देखकर गुस्से में आने लगता है और कहता है अब मैं ये कंपटीशन नहीं जीत पाऊंगा, मेरी करी में कुछ तो कमी है। और हम दिखते हैं कि वहाँ एंजेला आती है और उसे एक छोटी सी पोटली देकर कहती है इसमें एक मसाला है, अगर तुम इसे करी में डालोगी तो करी स्वादिष्ट हो जाएगी। और वो बंदा भी उस मसाले को ले लेता है। वहीं अब कंपटीशन स्टार्ट होता है और अब यहाँ महारानी भी आ जाती हैं, जिनके साथ उनका बटलर भी होता है। तभी रानी अपने बटलर के कुछ कान में कहती है तो उनका बटलर सबको बताता है कि महारानी आप सबसे माफी मांगना चाहती हैं क्योंकि उनकी बीमारी के चलते वो आपके सामने बहुत दिनों बाद आई हैं। जिसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है और कंपटीशन स्टार्ट होते ही अग्नि इंडियन स्टाइल में करी बनाने लगता है और वो इतनी बेहतरीन तरीके से करी बना रहा था, ये देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। पर वो सब दिखते हैं कि सेबेस्टियन तो करी में चॉकलेट डाल रहा है, जो देखकर वो लोग शौक हो जाते हैं कि क्या भाई ये पागल है क्या। और रिकॉग्नाइज तो ये देखकर खुश होने लगता है कि अब तो सेबेस्टियन अग्नि से जीत ही नहीं सकता। और सियाल भी ये देखकर कंफ्यूज हो गया था कि आखिरकार सेबेस्टियन कर क्या रहा है। तभी अग्नि एक ब्लू लॉबस्टर निकालता है जो देखकर सबकी फट जाती है और विस्काउंट बताता है ब्लू लॉबस्टर जो बहुत ही गहरे पानी में मिलता है
है, ये बहुत ही रेयर और खूबसूरत है। रिकॉग्नाइज ये देखकर खुश होने लगता है। शाबाश अग्नि, अब तो जीत हमारी होगी। और हम इस बंदे को दिखते हैं जिसको एंजेला ने वो मसाला दिया था। वो उस मसाले को अपनी करी में डाल देता है, जिसके बाद टाइम खत्म होता है और अब करी टेस्ट करने का समय था। अपना विस्काउंट जो कि एक जज है, वो जब उस बंदे की करी को टेस्ट करते हैं तो उसका स्वाद कुछ खास अच्छा नहीं होता। और जब ये लोग अग्नि की लॉबस्टर करी को टेस्ट करते हैं तो इन्हें मजा ही आ जाता है। वो कहते हैं ये तो दिखने में और खाने में भी कमाल है। विस्काउंट तो उसकी बहुत ही तारीफ करता है। तभी सेबेस्टियन उन सबसे कहता है आपको मेरी भी करी ट्राई करनी होगी। वो उन्हें अपनी करी दिखाता है जो कि एक बन की तरह थी। वो शौक हो जाते हैं, भाई ये क्या डोरा केक ले आया तू। एक बंदा खड़ा होकर कहता है साले निकल यहाँ से। पर सेबेस्टियन बुढ़ाऊ को समझाता है कि बुड्ढे पहले से टेस्ट करके तो बता। तो उसके बाद जब वो उसके करी बन को टेस्ट करते हैं, बुड्ढे को अपनी जवानी याद आ जाती है। अब ये उसकी तारीफ करने लगता है कि भाई क्या चीज है, और विस्काउंट भी उसकी बहुत ही तारीफ करता है। और अब बाद में फैसला होगा कि ये करी कंपटीशन कौन जीतेगा। उससे पहले यहाँ जितने भी लोग होते हैं वो सारी करी को टेस्ट करते हैं। वहीं रिकॉग्नाइज अग्नि से कहता है मुझे यकीन है हम ही जीतेंगे। तुमने जो करी बनाई है वो बहुत ही कमाल है, सबको वो पसंद आ रही है। पर अग्नि उससे कहता है अगर यकीन कर भी ले फिर भी सेबेस्टियन ने कुछ अलग बनाया है। लोगों को भी उसके करी बंस बहुत ही पसंद आ रहे हैं। और तभी वहाँ मीना आती है, जिसे देखकर अग्नि शौक हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि मीना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अगर राजकुमार सोमा ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो क्या होगा। मीना उसे बताती है मैं उससे पहले ही मिल चुकी हूँ। अग्नि कहता है क्या, ये मत कहना कि तुम। और तभी मीना रिकॉग्नाइज के गले लगती है। और इधर हमारा सोमा काली माता के सामने खड़े होकर कह रहा था अग्नि तुम मीना के बारे में जानते हो, इसलिए तुम कोशिश कर रहे हो कि मैं उससे मिलूं। तभी उसके पास सियाल आकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वहाँ तुम्हारे बटलर ने कंपटीशन में भाग लिया है, तुम उसकी साइड क्यों नहीं लेते। सोमा कहता है मुझे पता है, मैं बस कुछ सोच रहा था। मैंने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की कि मीना हमेशा कैसा महसूस करती थी या अग्नि को कैसा लग रहा होगा। तो सियाल उससे कहता है अगर तुम समझते हो कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो तो तुम बस ये सोच। और सियाल ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ मीना को रिकॉग्नाइज के साथ देखकर अग्नि की आंखों से खून आने लगता है। वो गुस्से में मीना से पूछता है मीना तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने प्रिंस की कितनी देखभाल की और तुम्हें भी वो अच्छे लगते थे। मीना उससे कहती है तुम ये कभी नहीं समझ पाओगे। और मीना वहाँ से जाते जाते सोच रही थी ये सही है, मैं अब इस दुनिया में आगे चली जा रही हूँ, वो मेरा इस्तेमाल करेंगे, नहीं मैं उनका इस्तेमाल करूंगी। और जिस बंदे ने एंजेला का दिया हुआ मसाला करी में डाला था उसकी करी देखकर मीना को कुछ हो जाता है। वो जब उस करी को टेस्ट करती है तो उसे कुछ हो जाता है। और इधर सेबेस्टियन का बनाया हुआ करी बन रानी जब टेस्ट करती है तो उनकी तरफ से उनका बटलर सेबेस्टियन की तारीफ करते हुए कहता है कि रानी कह रही है कि आपने ये बहुत ही अच्छी डिश बनाई है, इसे बच्चे और बूढ़े भी आराम से खा सकते हैं, कोई ना आपको शाबाशी देती है। और तभी गुस्से में मीना कहती है मुझे हंसाओ मत, खुद की चापलूसी कितना करते हो। एक अमीर देश की रानी जिसने कभी कोई मेहनत नहीं की, उसे ये कहने का कोई हक नहीं। रिकॉग्नाइज उसे आकर रोकता है और उसे कहता है अभी हम महारानी के सामने हैं, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। पर मीना उसे उठाकर दूर फेंक देती है। कुछ सोल्जर मीना को आकर रोकते हैं लेकिन मीना उनकी भी ऐसी की तैसी कर देती है और बाकी सब लोगों को भी मीना की तरह कुछ होने लगता है। सियाल ये देखकर रानी को बचाने जाता है पर दो पॉइजनस बंदे उसे रोक लेते हैं। वो उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं पर सेबेस्टियन जल्द वहाँ आकर उनकी ऐसी की तैसी कर देता है। उन्हें पेल कर सियाल से कहता है वेल आप काली के बारे में क्या जानते हैं माय लॉर्ड। सियाल कहता है अगर कहानी सही है तो काली डीमन के साथ लिए घूमती है, मैं ऑर्डर देता हूँ रोको काली को। यस माय लॉर्ड। और सोमा यहाँ की हालत को देखकर कंफ्यूज था कि अचानक से यहाँ क्या हो गया। तभी सोमा दिखता है कि मीना सेबेस्टियन से फाइट कर रही थी। और तभी अग्नि भी सोमा के पास आ जाता है और जिस बंदे ने करी में मसाला डाला था वो उठकर अग्नि पर अटैक करने वाला होता है कि अग्नि पहले ही उसे चौको दे देता है। सोमा अग्नि से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। अग्नि बताता है कि पता नहीं अचानक से क्या हो गया, जब से मीना और कुछ लोगों ने उस करी को खाया। सोमा जब उस बंदे की करी को टेस्ट करता है तो शौक होती हुए कहता है मेरे पिता ने इस बारे में बताया था मुझे, ये एक फॉरबिडन मसाला है जो इंसानों के अंदर छुपे अंधेरेपन को बाहर लाता है और लोगों को डीमन में बदल देता है। सोमा मीना को देखकर कहता है मीना मैं कभी नहीं जान पाया कि तुम अंदर से कितनी टूट चुकी हो, ये सब आपकी गलती नहीं है, ये उस मसाले की वजह से हुआ है। जिसके बाद सोमा अग्नि के सामने अपनी गलती को मानने लगता है कि उसने आज तक किसी की बात नहीं मानी और अग्नि और मीना को अकेला छोड़ दिया था। पर अब इन दोनों के बीच में सब सही हो जाता है। अग्नि अपने काली के राइट हैंड से सारे डीमन को पेल देता है और सेबेस्टियन से कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सेबेस्टियन कहता है अब इस साले मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ भाई। जिसके
जिसके बाद ये दोनों डीमन को मारने लगते हैं और रानी को भी पता चल जाता है कि ये सब उस मसाले की वजह से हुआ है। और तभी मीना रानी पर अटैक कर देती है, पर सोमा बीच में आकर उसे रोकते हुए सोचता है काली माता को शांत कराने के लिए मुझे ये करना ही होगा। पर मीना उसके पास आने से पहले ही फिसल कर गिर जाती है, तो सोमा जल्दी से जाकर उसके ऊपर पैर रख देता है और उल्टी तरह ही सही मीना शांत हो जाती है। और सियाल सेबेस्टियन को ऑर्डर देता है कि वो अपने करी बंस उन सबको खिला दे। सियाल के ऑर्डर पर सेबेस्टियन अपने करी बंस को सबके मुंह में दे देता है और सेबेस्टियन का मुंह में लेकर सभी पॉइजनस लोग ठीक होने लगते हैं। रानी का बट्टर सियाल से कहता है महारानी ने कहा मुझे आपको बताने को, ये करी बंस दया से भरे हुए हैं। डीमन मसाले को भी हराया और उन्हें भी हराया जो लोग डीमन बन चुके थे। रॉयल वारंट का विनर तय हो चुका है, जिसके बाद जितने भी लोग उस मसाले की चपेट में आ गए थे उनको आराम करने दिया जाता है और हमें पता चलता है कि सियाल ने रॉयल वारंट को जीत लिया है। रानी का बट्टर सियाल से कहता है कि रानी ने कहा कि आप इस देश का भविष्य हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है माय लॉर्ड, और ये क्या करूँ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सोमा सियाल से थैंक यू कहता है और कहता है अगर मैं तुमसे ना मिला होता तो अभी भी ना समझ और बेमतलबी होता। आज से मैं कई चीजें सीखूंगा और सारा इंग्लैंड नहीं सारी दुनिया घूमूंगा। और अग्नि भी सेबेस्टियन को थैंक यू कहता है कि उसकी फैमिली ने उसकी बहुत ही मदद की। सेबेस्टियन उससे कहता है तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं है, जिन भगवान को तुम मानते हो उनमें काली और शिव है, तुम अपनी गलतियों का एहसास कर सकते हो खुद के दर्द से। और तभी सोमा सियाल को गले लगाते हुए कहता है मेरी मीना वो ठीक तो हो जाएगी ना। ये सब देखकर अग्नि कहता है मुझे इंग्लैंड में बहुत ही मजा आया, प्रिंस और मैंने और अच्छे दोस्त बनाए। जो सुनकर सेबेस्टियन कहता है दोस्त, मैंने कभी भी किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया, पर सुनने में अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ ब्लैक बटलर का सीजन 1 यहीं खत्म होता है। और पहले बात सुनो भाई, इसका सीजन 2 लाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इसका सीजन 2 पूरा का पूरा फिलर है, यानी इसका सीजन 2 स्टोरी से रिलेटेड नहीं है। सीजन 2 का स्टोरी में कोई मतलब नहीं है, फिर भी क्या मुझे उसे लाना चाहिए ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।